मेरे प्यारे से बच्चों, ओ सोते हुए बच्चों, जरा उठ जरा उठ लो, थोड़ा उठ कर तुम पढ़ लो, पढ़ के तुम कुछ अच्छा अपना जिंदगी में कर लो। मैं भी तो कहता हूं, थोड़ा उठ के तुम पढ़ लो, अच्छे से पढ़कर सीए तुम बनो, सीए बनो, सीए बनो, सीए बनो। हो हो। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल है बच्चों? हा हा हा। तो चलूं तो चलूं तो चलूं। वेरी गुड भाई, सारे बच्चे टाइम पर आ गए हैं क्लास के अंदर और बहुत बढ़िया। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाह 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 वाह, क्या घटिया गाना गाया है मैंने, क्या बेसुरी आवाज है मेरी, ऐसे लगता है जैसे बाथरूम सिंगर बाहर आ गया है। है ना? चलो जी उस्ताद जी, आज की कक्षा को फिर आगे बढ़ाया जाता है। उम्मीद है कि आज की क्लास में आपका चैप्टर नंबर 2 फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, खल्ली बल्ली हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, लेक्चर नंबर 13 चैप्टर नंबर 2 का चल लिया बाबा। लास्ट क्लास के अंदर थ्योरी ऑफ सप्लाई किया था। थ्योरी ऑफ सप्लाई में एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है कि एक एनएसजी कमांडो पूरे पाकिस्तान को पागल कर देता है। राइट, ये फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई है। इसमें एक फैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिस इज कॉल्ड एन। भैया एन के तो दो मतलब है, एक तो नंबर ऑफ सेलर्स, एक नेचर ऑफ कंपटीशन। राइट, ओके रिपोर्ट। तो मैं आपसे एक छोटा सा एमसीक्यू पूछता हूं, उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करूंगा। उससे ही है फैक्टर अफेक्टिंग से। कहता है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेलर्स, यानी फर्म्स इंक्रीज हो गई हैं। किसकी? बाइक बेचने की। साइकिल की बात नहीं हो रही है, नॉट साइकिल, ध्यान रखना, सुबह सुबह साइकिल का ख्याल भी मत लाना, ठीक है? बाइक। तो बाइक को बेचने वाली नंबर ऑफ फर्म बढ़ चुकी है उस्ताद, ठीक है? तो बताओ इससे क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ी है तो प्राइस बढ़ जाएगा बाइक का, या डिमांड बढ़ जाएगी बाइक की, या सप्लाई बढ़ेगी, या हेलमेट की डिमांड बढ़ जाएगी? है ये हेलमेट वाले को तो क्रॉस कर दो, चलो तुम्हें बता रहा हूं, तीनों में से एक सही है। और यहां सुबह सुबह उठने के लिए तुम्हें 45 सेकंड दे देता हूं, ताकि आप अपना आंसर सोच समझकर विदाउट साइकिल आंसर दो, नॉट साइकिल। ओके, चलो जी चश्मा उतार देते हैं, फिर आज की क्लास को ठीक करेंगे, मतलब आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। हाँ जी उस्ताद जी। वाह 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 भाई, चाय की चुस्की के साथ क्लास की स्टार्टिंग करेंगे, है ना? तो उस्ताद जैसे जैसे नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ेंगी, मान लो एक फर्म है वो 10 बाइक बेचती है, दूसरी फर्म आ गई 5 बाइक वो बेच रही है, एक और फर्म बढ़ गई 2 बाइक वो बेच रही है, तो टोटल बाइक की सप्लाई बढ़ती जाएगी। राइट, टोटल बाइक की सप्लाई बढ़ती जाएगी। सप्लाई का फैक्टर अफेक्टिंग होता है नंबर ऑफ फर्म। राइट, इसको ध्यान रखना। ओके, चलो जी भैया, तो सी वाला इज द राइट आंसर, और ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। कुछ बच्चों को कहना है सर डाउट चेक कर लो, मजे मत लिया करो, पहले बता रहा हूं, ठीक है? जानवी कह रही है डिटर्मिनेंट्स में एक्सपेक्टेशन वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। एक्सपेक्टेशन का मतलब सुनो, अगर एक सेलर एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, तो भैया वो फ्यूचर में सप्लाई ज्यादा करेगा ना। हम तो आज की बात करते हैं, फ्यूचर का प्राइस बढ़ने की वजह से वो आज सप्लाई कम कर देगा, कहेगा नहीं नहीं कल प्राइस बढ़ेगा, कल ज्यादा बेचेंगे, ठीक है? तो ये था पॉइंट। अच्छा, पहले 2 मिनट ऐसे ही गाना गाया करूं? वाह भाई वाह वाह धीरज भाई, ठीक है, वेरी गुड। सॉन्ग के ऊपर आ गए भाई, ठीक है भाई, कॉलेज वाला करते हैं उस्ताद, ठीक है जी। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड।
हाँ, पहले मैं बाथरूम में सिंगर था मयंक भाई, ठीक है, अब नहा के बाहर आ गया तो वो गंदे वाला सिंगर, गंदे वाले जो तुमने शब्द सुने हैं अभी, शायद आवाज उतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों देखो, आज की क्लास में क्या कराऊंगा मैं आपको, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम डिनोट करेंगे ES से। देखो, डिमांड में तुमने पढ़ा था प्राइस की इलास्टिसिटी, इनकम की इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी, एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां एक ही इलास्टिसिटी है। क्या नाम है? प्राइस इलास्टिसिटी, है ना? एक ही इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी। इतना यकीन आ जाना चाहिए, हां भाई, कि सिलेबस कम है। हां प्रकाश, वाह 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 वाह, क्या चाय है। ऑनलाइन पढ़ने और पढ़ाने का स्वाद यही है कि तुम पढ़ते पढ़ते चाय पी सकते हो, मैं पढ़ाते पढ़ाते चाय पी सकता हूं, है ना? चलो भैया, उस्ताद देखो, मैं बात करता हूं आपसे सिंपल सप्लाई की। कहते हैं जब प्राइस इंक्रीज होता है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, राइट? ये प्राइस डिक्रीज होता है, सप्लाई डिक्रीज होती है, राइट? कैसे? मान लो कि प्राइस 10 से 20 इंक्रीज हो गया, तो ये जो सप्लाई है ये मान लो 200 से 400 इंक्रीज हो गई, ओके? और जब प्राइस डिक्रीज होता है, मान लो 10 से 5 हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 50 हो गई। ऐसा बोलते हैं ना, बोलते हैं ना राजे, है ना? लॉ ऑफ सप्लाई भी तो यही बोलता है, ये बात आप जानते हो ना? अब इसमें छिपी हुई एक बात जानो, इसको टेबल को हटाओ, टेबल को हटाओ, इधर जानो। प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, प्राइस कम होने से सप्लाई कम होती है। दिस इज अबाउट डायरेक्शन, ओनली डायरेक्शन। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई की डायरेक्शन कहां होगी भैया? प्राइस भी सप्लाई के साथ साथ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। ये डायरेक्शन है बाबा। मान लो मैं भी दुकानदार, तुम भी दुकानदार, प्राइस बढ़ेगा तो तुम भी सप्लाई बढ़ाओगे, मैं भी सप्लाई बढ़ाऊंगा, लेकिन तुम कितनी बढ़ाओगे, मैं कितनी बढ़ाऊंगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी बात नहीं है यहां पर। यहां पर राज्य वैल्यू की बात नहीं की गई है कि कितनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, प्राइस के इंक्रीज होने से कितनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस के डिक्रीज होने से कितनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। भाई साहब, इस बारे में चर्चा करती है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि कितनी सप्लाई बढ़ेगी और कितनी सप्लाई कम हो जाएगी। मान लो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 3 है, तो 3 का मतलब यह है कि जितना भी प्राइस इंक्रीज होगा ना, उसकी ट्रिपल सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। कहने का मतलब यह, प्राइस मान लो 10 से 20 हुआ, प्राइस मान लो 10 से 20 हुआ, तो क्वांटिटी सप्लाइड कितनी हो जाएगी? ट्रिपल। ट्रिपल मान लो 10 से ये 30 हो जाएगी। समझ गए? ओके रिपोर्ट है। यानी इसको और अच्छे तरीके समझाता हूं, अभी इसको उस टेबल से मत समझो। मान लो प्राइस इंक्रीज हुआ 10% से, तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी 30% से, इतना मान के चलो, वो टेबल अवॉइड करो। अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 है तो ये कहता है जितना प्राइस इंक्रीज होगा सप्लाई भी उतनी इंक्रीज होगी। यानी अगर प्राइस 10% से इंक्रीज हुआ तो राज्य सप्लाई भी 10% से इंक्रीज होगी। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू ध्यान रखना ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसमें नेगेटिव साइन का चक्कर ही नहीं है। डिमांड की तरह परेशान नहीं करेगा आपको ये, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि सप्लाई कर्व का स्लोप पॉजिटिव होता है, प्राइस और सप्लाई में रिलेशन पॉजिटिव होता है। इधर हमेशा आपको देखने को मिलेगा सब कुछ पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूं जो इलास्टिसिटी की वैल्यूज है उसके ऊपर अलग अलग कमेंट्स की गई हैं, अलग अलग कमेंट्स की गई हैं। भैया अगर सप्लाई 1 है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 है, तो इसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अगर सप्लाई लेस देन 1 है तो इसको बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, या फिर इसको बोल देंगे इन इलास्टिक सप्लाई। जो तुम्हारा मन करे वो बोल दो। ठीक है जी। अगर सप्लाई
मोर देन वन है, मतलब एक से ज्यादा आंसर आया है, तो आप इसको बोलो कि ये मोर देन यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई हो गई, या इसको चुपचाप तुम सिर्फ इलास्टिक सप्लाई बोल दो, कोई नहीं डरेगा। अगर सप्लाई का आंसर 0 है इलास्टिसिटी में, तो बोलो सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक है। ठीक है, इसके साथ अगर आप देखोगे सप्लाई का आंसर अगर इंफिनिटी है, तो इसको बोलेंगे ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है। इतनी सी बात, समझ गए आप बात को? मतलब समझाया तो कुछ है ही नहीं, अभी तो सिर्फ वैल्यूज की इंडिकेशन दी है। आपको यहां पर न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना होगा और इलास्टिसिटी की वैल्यू निकालनी होगी अश्विन। अभी तो सिर्फ बताया है मैंने, कुछ समझाया नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा चाय पीने के चक्कर में हूं। ठीक है, चलो जी, आज मैथ्स की क्लास 1 बजे होगी अश्विन भाई। हाँ, तनिषा गुप्ता ने बिल्कुल सही बोला। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। चलो जी, यहां देख लेते हैं बच्चा क्या पूछ रहा है। एक्सेप्शन कृष्णा, लेबर केस एक्सेप्शन है, सिर्फ लेबर केस एक्सेप्शन है। कहां गया? जाग गए हो सारे? अब तो भाई नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं। माधव जी बिस्किट नहीं है यार। फैजान रुक जाओ, अभी जो बता रहा हूं वही देखो। अच्छा, 2 फैजान है, अब फैजीन अंसारी अलग है, फैजान अलग है। क्या बात है प्रकाश भाई। चलो जी उस्ताद, देखो मैं आपको बताता हूं इलास्टिक होने का मतलब। इलास्टिक का मतलब पहले समझ लो। इलास्टिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएशन। मैं बोल रहा हूं सप्लाई इलास्टिक है, तो इसका मतलब सप्लाई में फ्लक्चुएशन आ सकती है, सप्लाई बदल सकती है। अगर मैं बोल रहा हूं तनीषा कि सप्लाई इन इलास्टिक है, तो मतलब वो फ्लेक्सिबल कम है, यानी उसमें बदलाव आने के चांसेस कम है। मुद्दे की बात देखो भैया, अगर मैंने बोला इन इलास्टिक सप्लाई, तो आप समझो कि सप्लाई में चेंज होने के चांस कम है। जैसे कि बोलो भैया, मान लो प्राइस बढ़ जाता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, मान गए? हां, तो मान लो प्राइस 10 से 20 हो गया, तो सप्लाई कितनी होगी? मान लो 10 से 11, मतलब बहुत कम चेंज, बहुत कम चेंज हुआ है, राइट? अगर मैं बोलूं इलास्टिक सप्लाई, तो सप्लाई में चेंज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक को यहीं से शुरुआत करेंगे कि बाबा कुछ ऐसे केसेस पढ़ लेते हैं जहां पर सप्लाई या तो बहुत ज्यादा इलास्टिक होती है या बहुत कम इलास्टिक होती है। 2 ही वर्ड्स का यूज करेंगे, एक तो इसका और एक इसका, बस। और किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर बात नहीं करेंगे उस्ताद, यहां से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है। बहुत ज्यादा बोरिंग टॉपिक है मॉड्यूल के अंदर, उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर और आसान आप लोगों के लिए बना रखा है, तो उसकी बात सुनो। आपको केसेस प्रोवाइड करूंगा, आपको यूं बताना है कि वो चीज ज्यादा इलास्टिक है या कम इलास्टिक है। ठीक है, ज्यादा इलास्टिक होने का मतलब वो सप्लाई को जल्दी बढ़ा देगा, और कम इलास्टिक होने का मतलब उसको डर लगेगा सप्लाई को बढ़ाने से, यार वो कोई ना कोई मजबूरी होगी उसकी, वो सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा। तो ऐसी कौन सी मजबूरियां होती है वो पढ़ाऊंगा, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एक बार नजर मारेंगे अपने मॉड्यूल पे कि भाई ये कहां गिवन है। जो बच्चा जानना चाहता है कि उस्ताद मॉड्यूल के अंदर ये टॉपिक दिखा दो, तो राजे मॉड्यूल के अंदर से टॉपिक उठा लो। फाउंडेशन कोर्स है 18, बिजनेस इको का चैप्टर। अरा रा 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 रा, कहा गया सप्लाई? ये रहा सप्लाई। ठीक है जी, यहां देखो टॉपिक दिया हुआ है राजे आपको।
जो मैं करा रहा हूं टॉपिक वो देखना जरा। लो जी, ये टॉपिक करा रहा हूं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, और ये कौन से पेज नंबर पे गिवन है? 2.85 पे। अब चुपचाप से डिटर्मिनेंट पे आ जाओ, ये पेज नंबर की भसूड़ी भूल जाओ। देखो जी, कुछ डिटर्मिनेंट कराऊंगा और आपको देखने को मिलेगा मॉड्यूल में कितने बोरिंग तरीके से लिखे हुए हैं। ये देखो यार, एक एक डिटर्मिनेंट कैसे लिखा हुआ है। ये रहा पहला, बच्चा पढ़ेगा परेशान हो जाएगा। दूसरा, ये देखो ऐसे थ्योरी में लिखे हुए हैं, बड़ा परेशान करने के लिए लिखे हुए हैं आपके लिए। देखो कितना मस्त अरेंज किया है कंटेंट यहां पर, आप खुश हो जाओगे कि हां कुछ भले का काम हुआ है। लो जी, ये रहे डिटर्मिनेंट्स। ठीक है जी, सारे डिटर्मिनेंट पढ़ते हैं, आप बस एडजस्टमेंट देखना। अगर सेलर सप्लाई बढ़ा सकता है तो सप्लाई इलास्टिक, अगर सेलर मजबूर है तो सप्लाई इन इलास्टिक। मजबूर मतलब किस चीज से मजबूर? सप्लाई बढ़ाने में मजबूर। ठीक है जी, ओके। अमन भाई जरा ध्यान देंगे, पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इसमें कुछ केस है। अगर बोलता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने से, प्रोडक्शन, भाई सेलर चाहता है फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ाए, प्रोडक्शन बढ़ाने से अगर उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, सब्सटैंशियल का मतलब होता है मेजर, ज्यादा, अगर वो प्रोडक्शन बढ़ाएगा और उसको लगता है कि यार मेरे खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा, तो वो डरेगा। वो डरेगा भाई, क्योंकि कॉस्ट के बढ़ने से उसका प्रॉफिट डिक्रीज होगा, तो ऐसे में उसकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाने में उसको लगता है कि सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द कॉस्ट आ जाएगा, उसका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो डरेगा और डरेगा तो फिर भैया इनइलास्टिक सप्लाई। लेकिन उसको लगता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने से उसकी कॉस्ट में नेग्लिजिबल राइज आएगा, नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, अवॉइडेबल राइज आएगा, या फिर वो कॉस्ट उतनी ही रहेगी, तो वो डरेगा नहीं, उसका प्रॉफिट या तो उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसे में वो सप्लाई बदल देगा। सप्लाई बदलने का मतलब इलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। सॉर्टेड है। बस ये एक पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन मॉड्यूल में जबरदस्ती इसके अंदर ही घुसाड़ दिया पॉइंट एक और, मैं दूसरा पॉइंट बना देते। ठीक है, डीके भाई करूंगा अभी जाटो भाई, इसको देखो। कहता है अगर तुम्हारा जो फैक्ट्री है वहां पर प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, मतलब छोटी मोटी साइकिल नहीं बनती, रशियन साइकिल बनती है, अमेरिकन साइकिल बनती है, ये साइकिल बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। ठीक है, मतलब आलू का समोसा नहीं बनता, चाउमीन का समोसा बनता है ना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब नॉर्मल काम से जो डिफिकल्ट काम होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस तुम्हारा कॉम्प्लेक्स है, बेसिकली ये किस चीज का कॉम्प्लेक्स होता है भाई साहब? मुश्किल होता है प्रोडक्शन प्रोसेस पनडुब्बी का। पनडुब्बी सुनिए ना, गाजी मूवी में थी, पानी के नीचे वो मरीन होती है, मरीन को बोलते हैं पनडुब्बी। या हवाई जहाज, एरोप्लेन, या लड़ाकू फाइटर, एयरक्राफ्ट, क्रूज शिप, जिसमें शाहरुख खान का बेटा था, ठीक है, क्रूज था ना वो, ऐसी शिप बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत मुश्किल होता है। एकदम से तुम प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते, यानी आज चाहो तो आज के आज प्रोडक्शन नहीं बढ़ सकता। बे हवाई जहाज बनने में बहुत टाइम लगता है बे, है ना? तो ध्यान रखना, जब प्रोडक्शन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स होता है तो लॉन्ग रन का प्रोसेस होता है, बहुत लंबा टाइम लगता है उसको प्रोड्यूस करने में, जैसे कि एयरक्राफ्ट, क्रूज शिप। ट्रेन बनाने में बहुत टाइम लगता है भाई, वंदे भारत आज सोचिए, आज नहीं बन गई ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन बनने में बहुत समय लगा है, समझ रहे हो? तो इन चीजों का प्रोडक्शन में सप्लाई हमेशा आपको इनइलास्टिक देखने को मिलेगी, मतलब जल्दी से सप्लाई नहीं बदलती। अगर देखो भाई, तुम प्लेन बनाने वाले प्रोड्यूसर हो, तुम सबमरीन बनाने वाले प्रोड्यूसर हो, तुम ट्रेन बनाने वाले प्रोड्यूसर हो, और तुम्हारा रॉ मटेरियल बहुत सस्ता हो गया, तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, तब भी तुम आज के आज प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते भाई। महीना लगेगा, महीने लगते हैं बनाने में इन चीजों को, समझे? पहला पॉइंट अब कंप्लीट हुआ है। दूसरा पॉइंट तुमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था, लॉ ऑफ सप्लाई के अंदर हमने देखा था। कहता है किसी चीज का अगर प्राइस बढ़ जाए तो मन करेगा ना सप्लाई बढ़ाओ, प्राइस बढ़ जाएगा तो मन करेगा अबे प्राइस बढ़ा है। प्राइस बढ़ने का मतलब क्या होता है? हम अज्यूम करके चलते हैं जो चीज महंगी हो गई, बेचने वाले बंदे का प्रॉफिट उसके अंदर ज्यादा हो गया, तो प्राइस बढ़ाए तो हम सप्लाई बढ़ाएंगे। लेकिन मजबूरी आ जाती है भाई, एकदम से शॉर्ट टाइम पीरियड में सप्लाई बढ़ाना मुश्किल काम होता है। तो शॉर्ट रन में सप्लाई इनइलास्टिक होती है, कोई भी कमोडिटी ले लो,
भाई साहब सामान महंगा हो गया, महंगा होते ही तुम सप्लाई नहीं कर सकते, उसको अरेंज करने में टाइम लगता है, ठीक है। लॉन्ग रन में तुम इसके एडजस्टमेंट कर सकते हो, लॉन्ग रन के अंदर तुम उस कॉमोडिटी को बनाने के लिए नए प्लांट खरीद सकते हो, नई मशीन खरीद सकते हो, एक दो ब्रांच खोलनी है अपनी फैक्ट्री की तो एक दो ब्रांच और एक्स्ट्रा खोल सकते हो, खोल लोगे तो ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ज्यादा सप्लाई कर दोगे, एकदम से ये सारे प्रोसेस नहीं हो सकते, राइट। तो ऐसे केस में इलास्टिक सप्लाई हो जाती है। देखो कितना क्लियर करके लिखा हुआ है, ओके। थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है नंबर ऑफ सेलर्स। हां, ये फैक्टर अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में भी था और इलास्टिसिटी में भी है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में भी था। ये मोर नंबर ऑफ सेलर मतलब जितने ज्यादा सेलर होंगे ना उतनी जल्दी जल्दी सप्लाई बढ़ेगी। भाई पहले 2 दुकान वाले हैं तो 2 साइकिल बेचते हैं, 3 दुकान वाले 3 साइकिल बेचेंगे, 4 दुकान वाले 4 साइकिल बेचेंगे, तो जितने सेलर बढ़ते जाएंगे उतना कंपटीशन बढ़ता जाएगा। कंपटीशन बढ़ेगा तो मतलब कंपटीशन तब बढ़ता है जब मार्केट में एंट्री करने के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई बैरियर ना हो, फ्यूअर बैरियर, ना के बराबर बैरियर। मतलब कोई भी अपनी दुकान खोलो भाई, कोई मना नहीं कर रहा, कोई बदमाशी नहीं है किसी की, ना सरकार की बदमाशी है ना बंदों की बदमाशी है, तुम दुकान खोलो धंधा करो। तो दुनिया दुकान खोलती है धंधा करती है, ऐसे में सप्लाई इलास्टिक होती है, कोई भी कर लो, ओके। आनंद भाई बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो एक कंपनी की कैपेसिटी है कि वो 100 अमेरिकन साइकिल डेली सप्लाई करती है। एक कंपनी है, मैं जानता हूं कि वो डेली 100 अमेरिकन साइकिल सप्लाई करती है ना, लेकिन उसके कॉन्टैक्ट्स इतने हैं कि वो चाहे तो एक दिन में 200 अमेरिकन साइकिल भी सप्लाई कर सकते हैं। वो कितनी 200 है ना, तो इसका मतलब ये उसकी औकात है 200 अमेरिकन साइकिल सप्लाई करने की, लेकिन वो सप्लाई कर रही है 100 अमेरिकन साइकिल। इसका मतलब वो अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रही। वो कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर रही। जो कंपनी अपनी फुल कैपेसिटी से काम नहीं करती उसके पास स्कोप होता है कि वो सप्लाई बढ़ा देगी। मतलब स्कोप है, चांस है, भैया 100 कर रही है वो 200 कर सकती है, तो वो सप्लाई को आसानी से इंक्रीज कर सकती है, जब चाहे वो इंक्रीज कर देगी सप्लाई। लेकिन एक कंपनी है जो 200 रशियन साइकिल सप्लाई कर रही है, उसकी औकात भी 200 साइकिल सप्लाई करने की है। 200 साइकिल सप्लाई कर रही है, उसकी औकात भी 200 साइकिल सप्लाई करने की है, तो देखो वो अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। क्या फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है। अब वो चाहकर भी सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगी, सारी कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो मैं यूं कहना चाहता हूं दोस्तों, अगर एक कंपनी फुल कैपेसिटी पे काम करती है तो वो सप्लाई नहीं बढ़ा पाएगी, इनइलास्टिक सप्लाई होती है। लेकिन अगर वो नॉट वर्किंग है फुल कैपेसिटी पे, तो इसका मतलब ये है अभी उसके पास स्पेयर कैपेसिटी बची है। स्पेयर का मतलब खाली कैपेसिटी बची है, वो थोड़ा और ज्यादा सप्लाई बढ़ा सकती है। तो जब स्पेयर कैपेसिटी है तो इलास्टिक सप्लाई है, मतलब 200 की जगह 100 ही साइकिल सप्लाई कर रही है यार, ठीक है, ओके। तो राजे देखो ये मजबूरियां हैं, ठीक है, मजबूरी है तो सप्लाई नहीं बढ़ा सकती, आजादी है तो सप्लाई बढ़ सकती है। आजादी कैसे कैसे होती है वो सब देख ले। आ जाओ जी अगला पॉइंट, कहता है 5वां पॉइंट, जो भी तुम माल बनाते हो, फॉर एग्जांपल समोसा बनाते हो, समोसे की बात कर लो, बार बार साइकिल पे मत आओ, सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ते पानी की बात करो। समोसा बनाते हो, समोसे का जो मेन रॉ मटेरियल है वो है आलू। आलू है, आलू अगर तुम्हें इजीली अवेलेबल है, इजीली और सस्ता चीपली अवेलेबल है, तो तुम मस्त समोसे दे दनादन बनाते रहोगे, मस्त समोसे बनाओगे, तो इलास्टिक सप्लाई। कोई भी प्रोडक्ट तुम बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल इजीली आपको अवेलेबल है, कोई दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इफ इट इज प्रोक्योरिंग रिसोर्सेस इज डिफिकल्ट और कॉस्टली, रिसोर्सेस का मतलब यहां पर रॉ मटेरियल ही है। वो भाषा खतरनाक यूज करता है, कहता है अगर रॉ मटेरियल का जुगाड़ करना डिफिकल्ट है या बहुत महंगा है तो भैया सप्लाई को इनइलास्टिक होना पड़ेगा, जल्दी से नहीं बदल सकती। सॉर्टेड है। अगले पॉइंट पे आओ, कहता है रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड की बात कर लो, दोनों की बात कर लो। इजीली और चीपली स्टोर कर सकते हो, देखो यहां अवेलेबल की बात थी, यहां स्टोरेज की बात है। अगर तुम्हारी कंपनी में फिनिश्ड गुड को बनाने के लिए
जो रॉ मटेरियल की स्टॉक है वो पहले से ही बहुत ज्यादा रखी हुई है। समोसे वाले हलवाई के पास आलू पहले से ही बहुत ज्यादा रखे हुए हैं, उसको और खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जिसके पास रॉ मटेरियल आसानी से स्टोर करके रखा होता है, गोदाम में रखा होता है, वो जल्दी जल्दी सप्लाई बढ़ा सकता है। जिसके पास नहीं रखा, जिसके पास एडिक्वेट स्टॉक नहीं रखी, उसको इंतजार करना पड़ता है। पहले आलू खरीद के लाएगा, फिर बनाएगा समोसा। तो कंपैरिजन करोगे तो जिसके पास स्टॉक रखी है वो जल्दी सप्लाई बढ़ा देता है। ओके, अगला पॉइंट है सेलर की एक्सपेक्टेशन। ऐसा पॉइंट सप्लाई के फैक्टर में भी था, ऐसा पॉइंट यहां पर भी है। तो एक्सपेक्टेशन फ्यूचर के बारे में होती है। मान लो प्राइस बढ़ गया, 10 से 20 हो गया, लेकिन सेलर को लगता है कि ये जो प्राइस है ना 10 से 50 हो जाएगा कल, यानी आज भी प्राइस बढ़ रहा है और कल भी बढ़ेगा। ज्यादा कब बढ़ेगा? कल। तो वो आज प्राइस बढ़ने के बाद भी रुक जाएगा। यानी यूं कहना चाहता हूं, उसकी इच्छा हो रही है अभी सप्लाई बढ़ाने की, लेकिन वो रुक जाएगा। उसको लगेगा आज प्रॉफिट ज्यादा नहीं है भाई, कल ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो कल सप्लाई बढ़ाएगा, आज नहीं बढ़ाएगा, आज की सप्लाई को रोक देगा। रोक देगा तो इनइलास्टिक सप्लाई हो जाएगी। सॉर्टेड है। चलो जी अगला पॉइंट देखते हैं। कौन सा कलर लूं? गुलाबी ले लेता हूं। इनपुट के बारे में बात आ रही है। इनपुट के बारे में, इनपुट का मतलब यही रॉ मटेरियल है। एक ही बात को बार बार कहने की आदत पड़ गई है इसको, और कुछ नहीं है ना। लोगों का मूड खराब करता है। कहता है अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट है, शॉर्ट इन सप्लाई है, इसका ही पॉइंट उल्टा बोल रहा है ना। तुम्हारे पास सप्लाई कम है, ठीक है, तो इट विल रिक्वायर लॉन्गर डिलीवरी पीरियड। यानी देखो जी, अगर तुम्हारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है और प्लस दूसरी कंडीशन, ये रॉ मटेरियल तुम्हारे पास बहुत दिनों में डिलीवर होता है। फॉर एग्जांपल, तुम कश्मीर में धंधा कर रहे हो और रॉ मटेरियल आता है कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से, केरला से, तो तुम्हें रॉ मटेरियल डिलीवर कराने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। रॉ मटेरियल डिलीवर कराने में बहुत टाइम लगेगा, तो सप्लाई तुम आसानी से नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा स्पेशलाइज नेचर की चीजें होती है, जिसका रॉ मटेरियल बहुत दूर दूर से आता है। काफी चीजों का रॉ मटेरियल तो क्रॉस द बॉर्डर से भी आता है, विदेशों से भी आता है, ठीक है। तो ऐसे में सप्लाई को बदलना मुश्किल काम हो जाता है, इनइलास्टिक सप्लाई होती है। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारी लेबर हाईली स्किल्ड है, तुम कोई मान लो ऐसी कार बना रहे हो या लैपटॉप बना रहे हो, कोई ऐसी चीज बना रहे हो जिसको बनाने में बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, और तुम्हारी लेबर यानी वर्कर जो तुम्हारे हैं वो बहुत हाईली स्किल्ड है, तो दोस्त हाईली स्किल्ड लोग बहुत कम मिलते हैं, तो तुम आसानी से सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तुम चाहोगे कि लैपटॉप का प्रोडक्शन में डबल कर दूं, तो वो चाहिए बंदे, हाईली स्किल्ड बंदे चाहिए, उनको ढूंढने में टाइम लगता है, चुटकियों में नहीं आएंगे तुम्हारे पास। तो हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, यानी ऐसी लेबर जो लिमिट में अवेलेबल हो, स्केर्सिटी हो उसकी, तो इसमें रिक्वायर लॉन्गर ट्रेनिंग पीरियड। इनको ट्रेन करने में टाइम लगता है, फिर ये प्रोडक्शन करेंगे। हायरिंग करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तब सप्लाई बढ़ेगी ना। तो ऐसे में सप्लाई इनइलास्टिक होती है, ठीक है जी। 9 पॉइंट हो गए, लास्ट वाला पॉइंट बताता हूं। देखो जी, कहता है अगर आपके फैक्टर्स कैपिटल, लेबर, ऑक्यूपेशनली मोबाइल है, इसका मतलब समझना होगा, बच्चे अच्छे समझ नहीं पाते, ठीक है। मोबाइल का मतलब शिफ्टेबल। मोबाइल का मतलब क्या होता है? शिफ्टेबल। जिसको तुम शिफ्ट कर सकते हो उसको बोलते हैं वो मोबाइल है। देखो जी, एक होटल है, होटल ने गैस स्टोव जलाया हुआ है और ये होटल समोसा बनाता है। इसको देख रहा है कि कचौड़ी बनाने में प्रॉफिट है। क्या बनाने में प्रॉफिट है? कचौड़ी बनाने में प्रॉफिट है। तो ये जो ये अपनी कैपिटल है ना, उसको इजीली शिफ्ट कर देगा, समोसा बनाना बंद कर देगा, कचौड़ी बनाना स्टार्ट कर देगा। तो जो उसकी कैपिटल, जो उसके रिसोर्स इस कॉमोडिटी में लगे हुए थे, वो फटाक से इसमें मोबाइल हो गए, इसमें शिफ्ट हो गए, तो फटाक से इसकी सप्लाई को बढ़ा सकता है। नहीं मजा आया? एक और एग्जांपल लो। मान लो एक प्रिंटिंग मशीनरी है, प्रिंट कर रहे हो। प्रिंट क्या करते हैं वो? आई लव यू वाले ग्रीटिंग कार्ड होते हैं ना, वैलेंटाइन वाले, ये प्रिंट करता है, ये ग्रीटिंग कार्ड, ठीक है। न्यू ईयर के भी करता है भाई ग्रीटिंग कार्ड, हैप्पी बर्थडे के भी ग्रीटिंग कार्ड करता है। लेकिन इसको लग रहा है कि बाबा अब किसी कंपनी की बैलेंस शीट प्रिंट करनी है। क्या प्रिंट करनी है? बैलेंस शीट। कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना चाहती है, ये बहुत अच्छा पैसा दे रही है, तो यार ये फटाक से ग्रीटिंग कार्ड बंद करेगा, क्योंकि सेम मशीन इसमें यूज हो सकती है,
सेम मशीन मोबाइल हो सकती है भैया। अगर एक मशीन के दो काम है तो एक काम छोड़कर वो दूसरे काम को आसानी से कर सकती है। थैंक यू हर्षित जोशी भाई, समझे? तो जब तुम्हारी कोई भी रिसोर्स है, तो कैपिटल का एग्जांपल लिया है, वो एक जगह से दूसरे यूज में इजीली शिफ्ट हो सकता है, तो तुम सप्लाई को भी इजीली बढ़ा सकते हो, सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। और बोलूं, जब प्रोडक्ट कॉन्टिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, देखो जी ऐसा होता है कि जब लगातार प्रोडक्शन चल रहा है तब सप्लाई बदल सकती है, इलास्टिक होती है। ऐसा कब होता है भाई? ऐसा, अब मेरे से सुनो जरा, देखो मैं बात बोल रहा हूं आपसे पटाखे की। पटाखे मतलब फायर क्रैकर्स, दिवाली पे फोड़े जाते हैं, शादियों में भी फूटते हैं, ठीक है। एक साल में लगभग 1 महीने इसका प्रोडक्शन होता है, 11 महीने ये फैक्ट्रियां बंद रहती हैं। मान लो जब प्रोडक्शन चल रहा है इसका तो सप्लाई करना आसान है। मान लो जनवरी में प्रोडक्शन हुआ इसका, फिर पूरे साल भर बिकेंगी ये, तो जनवरी में इसकी सप्लाई इलास्टिक है। अगर तुम बोलो कि इसका प्रोडक्शन अगस्त में करना है, भाई साहब अगस्त में चाहे फायर क्रैकर के प्राइस बढ़ जाए, दुकानदार को प्रॉफिट हो, तब भी वो सप्लाई नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि दोबारा मशीन स्टार्ट करनी पड़ेगी, है ना, दोबारा लेबर हायर करनी पड़ेगी। ऐसा ही होता है जैसे कि गर्म कपड़ों का प्रोडक्शन, गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, इसका प्रोडक्शन कब होता है? गर्मियों में। गर्मियों में गर्म कपड़ों का प्रोडक्शन होता है। कूलर का प्रोडक्शन, एसी का प्रोडक्शन कब होता है? सर्दियों में। कैसे? गर्म कपड़े गर्मियों में बनते हैं, तो सप्लाई कब होते हैं? सर्दियों में। एसी और कूलर सर्दियों में बनते हैं, सप्लाई कब होते हैं? गर्मियों में। तो जब वो बन रहे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन चल रहा होता है, तब तुम उसकी सप्लाई को चेंज कर सकते हो। लेकिन दोस्त, जब वो नहीं बन रहे होते, है ना, तब तुम सप्लाई नहीं बदल सकते। मतलब महंगे भी हो गए आइटम, अगर वो ऑफ सीजन का टाइम है, आइटम बहुत महंगे हो गए, तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो तुम तब प्रॉफिट होने के बाद भी चाहकर भी उसका प्रोडक्शन नहीं बदल सकते, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दोबारा से फैक्ट्री चालू करनी पड़ेगी, सबको दोबारा बुलाना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। तो अगर फ्रीक्वेंट प्रोडक्शन हो रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो सप्लाई इलास्टिक। अगर इनफ्रीक्वेंट है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, प्रोडक्शन रुक चुका है, तो इन इलास्टिक सप्लाई। दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये 10 डिटर्मिनेंट थे, ये आपको करने हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। एक बार बच्चों का कोई डाउट है तो ये भी देख लेते हैं। हाँ, सितंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा राजे, डरने वाली बात क्या है? प्रिंस शुरफ भाई, ठीक है। एलएलबी के साथ सीए आलोक कर सकते हैं, लेकिन मैं सलाह दूंगा मत करो अभी, ठीक है। धीरज भाई ने बोला 10th वाला तो अभी खत्म किया है। दोबारा समझ लो, जब तुम्हारा एक फैक्टर कैपिटल या लेबर वो शिफ्टेबल है, तो तुम सप्लाई को आसानी से चेंज कर सकते हो, क्योंकि एक फैक्टर तुम्हारा 2 कामों में आ रहा है, तो सप्लाई इलास्टिक होती है, ठीक है। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन दे दरादन चल रहा है तो सप्लाई बढ़ सकती है, क्योंकि प्रोसेस में है काम। अगर प्रोडक्शन रुका हुआ है तो फिर तुम एकदम से सप्लाई बढ़ाना चाहो तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। वाह भाई वाह, निशांत डोगरा बहुत बढ़िया बोले, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट दिस। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं आपको दोस्तों ये कराना चाहता हूं कि आज के क्लास में आप सुनो कि अगेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन। भैया मैंने क्या बताया आपको कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम होता है तो सप्लाई कम हो जाती है। दिस इज जस्ट अबाउट डायरेक्शन, लेकिन इसकी वैल्यू निकालो ना, कितनी सप्लाई बढ़ेगी, कितनी सप्लाई कम होगी, ये सब बताएगा कौन? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं, कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लो एक बंदे ने प्राइस बढ़ने पर सप्लाई इंक्रीज कर दी 100 से 101, दूसरे बंदे ने इसी चीज की प्राइस बढ़ने पर सप्लाई इंक्रीज कर दी 100 से 150। तो इसकी सप्लाई इलास्टिक है, इसकी सप्लाई इनइलास्टिक है। क्यों इलास्टिक हुई, क्यों इनइलास्टिक हुई? अब आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो जाएंगे। दीपशिका देख लेना। देखो जी, हो सकता है इसकी सप्लाई इनइलास्टिक इसलिए है क्योंकि प्रोडक्शन के बढ़ाने पर
इसका कोई सब्सटैंशियल कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा हो, पॉइंट थे ना, इसका कोई सब्सटैंशियल कॉस्ट इंक्रीज हो रहा हो, है ना, इस वजह से उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पा रही है, इनइलास्टिक है, आ गया, है ना। या फिर हो सकता है कि ये शॉर्ट रन में बात हो रही हो, शॉर्ट रन में एकदम से सप्लाई ना बढ़ा पा रहा हो सकता है कि इसका इनफ्रीक्वेंट प्रोडक्शन हो, मतलब प्रोडक्शन स्टॉप हो चुका हो, वो एकदम से सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पा रहा हो सकता है इसके पास कोई की रॉ मटेरियल बहुत दूर से आता हो, जिसको अरेंज करने में बहुत टाइम लगता हो, इसलिए सप्लाई नहीं बढ़ा पा रहा। हो सकता है कि रॉ मटेरियल स्टोर करने का इसके पास जुगाड़ ही ना हो, रॉ मटेरियल है ही नहीं। अरे हो सकता है कि ये अपनी फुल कैपेसिटी पे ऑलरेडी काम कर रहा हो, फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, तो सप्लाई अब कहां से बढ़ाएगा, कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए वो फैक्टर्स बढ़ाए थे। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे फैक्टर्स रिपीट ही कर दिए इसके साथ साथ, लेकिन दोस्तों इसको कैलकुलेट भी करना पड़ेगा आपको। लेकिन ये दिख रहा है कि जो सप्लाई है, सप्लाई प्राइस को रेस्पॉन्ड करती है, यहां थोड़ा सा रेस्पॉन्ड कर रही है या ज्यादा रेस्पॉन्ड कर रही है, यहां हल्का सा बदल रही है, वो था ना क्या देती है, भाव। ये सप्लाई प्राइस को भाव देती है, या हल्का भाव दे रही है तो लचक कम है, या ज्यादा भाव दे रही है तो लचक ज्यादा है। जहां ज्यादा लचक वो ज्यादा इलास्टिक, जहां कम लचक वो कम इलास्टिक। तो सप्लाई प्राइस को भाव देती है, भाव नहीं, भाव वाला दूसरा भाव, ठीक है, ओके। तो जो ये रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई है प्राइस के लिए, इसको बोलते हैं हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्यारी सी डेफिनेशन लिखी है भाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के बदलने से क्वांटिटी सप्लाइड कितना रेस्पॉन्ड करेगी, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और एक और डेफिनेशन हो सकती है, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई शोज द डिग्री, डिग्री का मतलब यहां पर वैल्यू है, वैल्यू ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इन रेस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस। प्राइस के बदलने की वजह से जितनी भी सप्लाई में बदलाव आया है उसकी वैल्यू, मान लो इलास्टिसिटी 2 है, तो इसका मतलब प्राइस में अगर 1% चेंज आया है तो सप्लाई में 2% आ गया, डबल चेंज आ गया, ठीक है। हाँ आर्यन बहुत सही बोल रहे हो, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको पढ़ना होगा। पूरा 1 मिनट दे रहा हूं, आपको क्या लग रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन क्या होगी? पूरा 1 मिनट दिया गया आपको, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ लो जी भैया, पूरा 1 मिनट दिया है, ऑप्शन तुम्हें खुद पढ़ने होंगे, ठीक है। एक बार भाई रीडिंग स्किल्स भी तो आनी चाहिए ना, पढ़ो जरा। हर्षित भाई यूं कह रहा है सर थोड़े दिन क्लास मत लो, मैं पहले अपना बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूं, जब मैं अपना बैकलॉग कंप्लीट करूंगा तब क्लास ले लेना। अरे भाई यूं क्यों नहीं कहता, थोड़ी ज्यादा मेहनत करके बैकलॉग कंप्लीट कर रहा हूं। भाई डेफिनेशन बोलती है रेस्पॉन्सिवनेस, रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू चेंज इन प्राइस, यही डेफिनेशन है ना। विदाउट का तो कोई चक्कर ही नहीं था, आपने सही है ढंग से पढ़ लिया होगा। डिमांड का भी कोई चक्कर नहीं है, सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, तो सप्लाई की इलास्टिसिटी पूछी है तो आंसर विल बी ए। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 मेथड है, 3 मेथड है, आपको डेटा भी दिया होगा। पहले मेथड को बोलते हैं परसेंटेज मेथड या रेशो मेथड या प्रोपोर्शनल मेथड, दूसरे को बोलते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, तीसरे को बोलते हैं आर्क मेथड। सप्लाई की इलास्टिसिटी के 3 मेथड है, पहचान बताऊंगा भी बताऊंगा। सप्लाई की इलास्टिसिटी के 3 मेथड्स हैं, ठीक है जी। अब देखो तीनों मेथड के फॉर्मूले भी यहां लिख रहे हैं, तीनों मेथड के फॉर्मूले भी लिख देते हैं आपके लिए प्यारे प्यारे।
पहला मेथड परसेंटेज मेथड, इसके हिसाब से अगर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करनी हो तो आपको भी पता है ये वाला फॉर्मूला लगता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी मेथड को शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब जानोगे पता लगेगा। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड ये तब यूज करते हैं जब आपको क्वेश्चन में कोई इक्वेशन गिवन होती है, कोई इक्वेशन गिवन होती है। मान लो सप्लाई की इक्वेशन दे दी आपको ऐसे 100 प्लस 2p, अब बोलता है इलास्टिसिटी निकालो, तो ऐसे वाले में ये डेरिवेटिव मेथड होता है। कौन सा मेथड? डेरिवेटिव, थोड़ा सा डिमांड से मिलता जुलता है। फिर आता है जी आर्क मेथड। आर्क मेथड मतलब मिड पॉइंट मेथड। यहां पर हम इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले से। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q2 माइनस Q1 को डेल्टा Q, ठीक है, और P2 माइनस P1 को डेल्टा P। मैंने इसके अपॉन में ये कर दिया, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये P1 प्लस P2 और ये Q1 प्लस Q2। अपने हिसाब से फॉर्मूला मैनेज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मजा तो तब आएगा जब हम कैलकुलेट करेंगे। अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आता है, ये ध्यान रखना। अलग अलग मेथड से अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है जी। तो कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले परसेंटेज मेथड के बारे में। लो जी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस होता है, राइट। सिंपल, इस बेसिक फॉर्मूले से चलते हैं दोस्त। यहां पर मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इधर लिखूंगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इधर लिखूंगा। अब आप समझते जाना कि क्या बोलना चाह रहा है तुम्हारा भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। आपको ध्यान देना है, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। सफेद रंग का यूज कर लेते हैं। मैं बोलता हूं अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों एक दूसरे के बराबर है, यानी ऊपर भी 10 है और नीचे भी 10 है, तो इलास्टिसिटी कितनी आएगी? मैं भाई जब दोनों बराबर होंगे तो आंसर 1 आएगा। तो सप्लाई विल बी यूनिट इलास्टिक। ध्यान रखना, सप्लाई यूनिट इलास्टिक होती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बराबर होता है। ऐसे में सप्लाई कर्व आपका कैसा बनता है? सप्लाई कर्व ऐसा बनेगा दोस्त कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। यह सप्लाई कर्व की स्पेशल शेप है, यानी अगर ऐसा भी बना हुआ है तो तुम समझ लो कि हां वो ओरिजिन पे टच करेगा जाके। बेसिक सी बात, ठीक है जी। अगले पे आते हैं। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बड़ा है, जिसकी तरफ दोनों मुंह खुले होते हैं वो बड़ा होता है, ये बड़ा है और ये छोटा है। जैसे कि मान लो ऊपर 10 लिखा है, नीचे 5 लिखा है, नीचे छोटा ऊपर बड़ा, तो आंसर कितना आएगा? 2। तो ऐसे में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का आंसर हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, तो मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई रहेगी। और सप्लाई कर्व विल लुक लाइक दिस, कि वो वाई एक्सिस को टच कर रहा होगा। कभी अगर सप्लाई कर्व ऐसा बना हो तो तुम समझ जाना 1 से ज्यादा इलास्टिसिटी है। क्यों? क्योंकि कभी तो ये वाई एक्सिस को टच करेगा ऐसे जाके, ठीक है जी। अगले पे आ जाओ। अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड कम है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, मानो कि जैसे कि ऊपर 5 लिखा हो नीचे 10, ये कम है ये ज्यादा, ये कम है ये ज्यादा, इसकी तरफ दोनों मुंह खुले हैं ना, ये ज्यादा, तो ऐसे में आंसर 0.5 आएगा। आप कैलकुलेट करोगे यानी आंसर 1 से कम आएगा। सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, तो ऐसे में सप्लाई कर्व ऐसा बनता है कि लाइक वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। ऐसा अगर बना हो तो तुम समझ जाना कि वो एक्स एक्सिस को ही टच करने वाला है। इन इलास्टिक सप्लाई होती है, ठीक है जी। अच्छा, मैं लिख भी देता हूं, आपको थोड़ा सही रहेगा। इन इलास्टिक सप्लाई का केस है ये, और इससे पहले वाला इलास्टिक या फिर यूनिट इलास्टिक सप्लाई का केस था, है ना। और ये वाला यूनिट इलास्टिक सप्लाई का केस है, ठीक है जी। ओके, रिपोर्ट है। चलो जी, अगर मैं आपसे बोल दूं एक स्पेशल केस कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 0 है, यानी ऊपर वैल्यू 0 लिखी है, ये कुछ भी हो तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड 0 होता है तो सप्लाई में कोई इलास्टिसिटी होती नहीं है। इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। ऐसा कब होता है राजे? देखो, मान लो प्राइस किसी का 10 से 20 हो गया
वो दुकानदार पहले भी 10 समोसे बेचना चाह रहा था, अब भी 10, वो सप्लाई नहीं बदल रहा है, तो सप्लाई में चेंज 0 आ गया। ऐसे में सप्लाई कर्व बनता है बहुत स्पेशल, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ध्यान रखना, पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे कि यहां बना के आपको एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि मान लो यहां प्राइस 10 है, सप्लाई कितनी है? 10 है। प्राइस अगर 20 हो गया तो भी सप्लाई 10 है, ये ढीठ हो गई, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है, नहीं बदल रही। पैरेलल टू वाई एक्सिस सप्लाई कर्व तब बनता है जब सप्लाई परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, जब तुम्हें मिले क्वेश्चन में कि जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस अगर 0 हो, कहने का मतलब ये कि ये परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 है, ऊपर कोई भी वैल्यू लिखी हो तो आंसर इंफिनिटी आता है। जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस 0 हो तो इलास्टिसिटी विल बी इंफिनिटी। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। यानी ये वो सिचुएशन है भाई, प्राइस तो उतना का उतना रह गया, सप्लाई किसी और रीजन की वजह से बदल गई, 100 से मान लो 200 हो गई, प्राइस में 0 चेंज था, सप्लाई में ऑटोमेटिक चेंज है ना। इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई वाले केस में परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है। ठीक है जी, ऐसे में सप्लाई कर्व विल लुक लाइक पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जैसे कि मैं बात करूं, अगर ये सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसका मीनिंग ये कहता है कि 10 रुपए प्राइस है, 100 रशियन साइकिल बिक रही है। प्राइस अभी भी 10 रुपए ही है, 200 रशियन साइकिल बिक सकती है, 100 से 200 ना, ऐसा है। ज्यादा गहरे तो नहीं जा रहे हम, नहीं जा रहे ना। शिवम गर्ग वो भी समझाऊंगा। ओके, रिपोर्ट है। ठीक है दोस्त, अब आपको समझना होगा एक बार में, मॉड्यूल में तो नहीं बनाया ये, लेकिन मैं बना देता हूं। देखो जी, 5 कर्व बनाऊंगा। ये पहला, सप्लाई 1 के बराबर इलास्टिक, ठीक है जी। ये दूसरा, सप्लाई 1 से ज्यादा इलास्टिक। ये तीसरा, सप्लाई 1 से कम इलास्टिक। भाई यहां टच कर रहा है 1 से कम, यहां 1 के बराबर, यहां 1 से ज्यादा। चलो जी, अब बनाएंगे हम चौथा, पैरेलल टू वाई एक्सिस, इलास्टिसिटी हो गई 0। ठीक है जी, अब लाल रंग भी देख लो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इलास्टिसिटी हो गई इंफिनिटी। ये तुम्हें याद रखने का तरीका हो गया, वरना तुम्हें इतना बताता हूं कि कर्व जितना फ्लैटर होता है, जितना फ्लैटर होगा उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होगी। जितना फ्लैटर का मतलब जितना लेटा हुआ ज्यादा होगा। अब देखो ना यार, ये खड़ा है, इलास्टिसिटी 0, ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, इलास्टिसिटी 0 से तो बढ़ गई लेकिन 1 से कम है। ये थोड़ा और टेढ़ा हो गया, इलास्टिसिटी 1 हो गई। ये और टेढ़ा हो गया, 1 से बढ़ गई। ये बिल्कुल ही फ्लैट हो गया तो इंफिनिटी हो गई। खड़ा है तो सख्त है, सख्त है तो इलास्टिसिटी नहीं है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, 0 है। जैसे जैसे लेटता जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी आती जाएगी। ठीक है ना। तो जितना फ्लैटर होता है उतनी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। और स्टीपर को क्या बोलते हैं? स्टीपर, स्टीपर का मतलब होता है सख्त, एक तरीके से मान लो। तो जितना ज्यादा स्टीपर होगा उतनी इलास्टिसिटी कम होगी, राइट। ये बिल्कुल स्टीप है, इलास्टिसिटी 0। बिल्कुल स्टीप होने का मतलब इलास्टिसिटी 0। ओके, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने बोला परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का हमारे पास ये फॉर्मूला है। पेपर में क्वेश्चन होगा भैया, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि भाई ये क्वेश्चन आ गया, कहता है कि प्राइस बढ़ा है कंप्यूटर्स का 10% से, तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई कंप्यूटर की 25% से, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बता दो। ये रहे तुम्हारे पास ऑप्शन, ये रहे ऑप्शन। देखो माइनस में तो आंसर होता ही नहीं है इलास्टिसिटी का, तो ए और बी में से एक आंसर सही है। हाँ राहुल सराफ, बहुत बढ़िया समझ गए। तो यार ऐसे ही हंसते खेलते पढ़ते रहो। मैं क्या चाहता हूं, हंसते खेलते पढ़ो, हंसते खेलते पढ़ोगे मौज बाहर रहेगी। ठीक है, देखो भैया, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई, सप्लाई की चेंज कितनी है 25, ऊपर लिखते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस 10 है, नीचे लिखते हैं। आंसर 2.5 आ गया। तुम्हें थोड़ा कलाकार होना पड़ेगा, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। तो ए वाला विल बी द राइट आंसर।
यही है ना? देख लेते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर दिया। ज्यादातर बच्चे यहां पर सही हैं। लो जी, एक क्वेश्चन हो रहा है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड। मेजर्ड का मतलब कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट की जाती है? बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को किससे डिवाइड करते हैं? नीचे क्या आता है बताना जरा, देखता हूं कौन नहीं बताएगा। नीचे क्या आता है? अरे कहावत है। फैजानुल्लाह खान, आपका डिस्प्ले 20 मिनट पीछे नहीं होगा, 20 सेकंड पीछे होगा। मिनट पीछे है तो भी कोई बात नहीं। हाँ, डीके जाटो मुझे ध्यान है, रुक जाओ रुक जाओ। चलो 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 चले। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आता है वे। ये लिखा परसेंटेज चेंज इन प्राइस सी नंबर पे। ज्यादातर बच्चे सही है भाई, उस्ताद सही खेल रहे हो, सही जा रहे हो। चलो जी। इसकी बात कर लेते हैं भाई। अब देखो जी, क्वेश्चन में ये कैलकुलेट होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओल्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, और ये कैलकुलेट होता है चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। आपको मान लो ऐसे क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राइस 10 से 20 हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 200 हो गई। तो इसमें अगर इलास्टिसिटी निकालनी है तो ये वाली पुरानी क्वांटिटी है, ये वाली नई क्वांटिटी है। दोनों क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस 200 में से 100 माइनस करो, वो चेंज इन क्वांटिटी है। 200 में से 100 जाएंगे तो 100 ही बचेगा। दिस इज योर ओल्ड प्राइस, दिस इज योर न्यू प्राइस। दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस डेल्टा पी है, 20 माइनस 10 10 होता है। ये सब वैल्यूज आपको दिख रही है, यहां पुट हो जाती है। और ये काटा पीटी करोगे तो समझदार बच्चा जानता है कि इसको शॉर्ट में हम ऐसे लिख देंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। आपका मन कर रहा है तो छोटा फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, आपका मन कर रहा है तो बड़ा भयंकर फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो। स्मार्ट बच्चा ये वाला फॉर्मूला यूज करेगा। इसके थ्रू इलास्टिसिटी मैं निकालूं, देखो ऐसे निकलती है। अब बच्चा बोलेगा सर इससे ये कैसे बन गया? अबे 100 से 100 कट गया, ठीक है ना? मैं बना दूं क्या? चलो फॉर्मूला बना देता हूं आपके लिए भाई। 100 से 100 गया, डेल्टा क्यू अपॉन Q1, फिर सारा बटे में डेल्टा पी अपॉन P1। अब देखो 3/4 बटे 9/6 लिखा है। मैथ्स में कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं 3/4 ऐसा का ऐसा मल्टीप्लाई। इस निशान को मैंने मल्टीप्लाई बना दिया तो ये फिगर पलट जाएगी, 6 ऊपर और 9 नीचे, 6 ऊपर और 9 नीचे। ऐसे ही यहां पर करूंगा, डेल्टा क्यू अपॉन Q1 तो मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय ये पलट जाएगा, P1 ऊपर हो गया, डेल्टा P नीचे हो गया। और स्वाद अनुसार मैंने डेल्टा क्यू यहां कर दिया, इसके नीचे डेल्टा P ले गया, मल्टीप्लाइड बाय P1 अपॉन Q1। ये थोड़ी सी रेफरेंस थी, अब मैंने इसको हटा दिया। ठीक है जी। तो मैं यहां इलास्टिसिटी अगर कैलकुलेट भी करूं तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 100 है, डेल्टा पी की वैल्यू उधर देखोगे 10 है, पुराना प्राइस पहला प्राइस 10 है, पुरानी क्वांटिटी 100 है। आंसर निकालोगे 1 आएगा। इतना कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है नहीं, है ना? ओके, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो मॉड्यूल के अंदर है। लो जी मित्रों, ये क्वेश्चन आ गया आपके पास। कहता है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 200 से 300, कहता है किसी चीज का प्राइस 200 से 300 हो गया तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई 2000 से 5000। क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो गई 2000 से 5000। तो बोल रहा है इलास्टिसिटी कैलकुलेट करो, मेथड नहीं लिखा। कौन से मेथड से निकालना है? जब कोई मेथड नहीं लिखा होता तो परसेंटेज मेथड से निकालना है। सॉल्व करो उस्ताद, 1 मिनट दे दिया आपको, 1 मिनट दे दिया, करो सॉल्व। क्यों श्वेताक्षी गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? वह राधे रमन मिश्रा ने बोला सन्नी भाई तू बीच में क्या बोल लिया है? एक दूसरे से बात करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, सिर्फ मुझसे बात करो।
ठीक है, ओके उस्ताद, देखते हैं। पहले मैं लिखूंगा डेल्टा क्यू 5000 माइनस 2000, 3000 हो गया डेल्टा क्यू, अपॉन लिखूंगा डेल्टा पी हो गया 300 माइनस 200, 100 मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस 200 अपॉन पुरानी क्वांटिटी 2000। अब इधर कैलकुलेटर तो यूज मत करना, फैल्कुलेटर करना। फैल्कुलेटर मतलब दिमाग वाला कैलकुलेटर। 3 0 से 3 0 भी गई, 2 से 2 भी गया, आंसर पूरा पूरा प्रॉपर 3 आ रहा है। कहीं लिखा है क्या? ये लिखा 3.0, सॉर्टेड है। ए वाला इज द राइट आंसर। ज्यादातर बच्चे सही हैं भाई, ज्यादातर बच्चे सही हैं। एक और क्वेश्चन तुमसे बीच में पूछ लूं भाई, पेरिशेबल कमोडिटीज की बात हो रही है। पेरिशेबल कौन सी होती है? पेरिशेबल गुड्स वो होती है जो जल्दी खराब हो जाती है, जल्दी खराब, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, जैसे कि सब्जियां, वेजिटेबल, जैसे कि फ्रूट। ये क्या है ना, वेजिटेबल की एक कहानी सुनाता हूं। मेरी बुआ का लड़का बहुत स्मार्ट है। आप आंसर भी देते रहो, कैसे बुआ का लड़का बहुत स्मार्ट है। वो चालाक आदमी है। उन्होंने क्या किया भाई, टमाटर की बात बताता हूं आपको। टमाटर एक बहुत बड़ा पेरिशेबल आइटम है, मतलब टमाटर जल्दी खराब हो जाता है, तो दुकानदार उसको बेचने की जल्दी जल्दी कोशिश करता है। वो हमारे इधर ना शनिवार बाजार लगता है, शनि बाजार बोल देते हैं। तो ये सुबह गया शनि बाजार में टमाटर खरीदने। इसने देखा टमाटर 80 रुपए पर केजी है, ठीक है। वापस आ गया, खरीद के नहीं लाया। बुआ ने बोला खरीद के क्यों नहीं लाया? ये कह रहा मैं स्मार्ट हूं, मैं शाम को खरीद के लाऊंगा यही टमाटर 30 रुपए किलो। बुआ कह रही है वो कैसे? कहता देखो नजारे। जब ये बाजार बंद होने लगा ना, रात को 10 बज गए, सर्दियों में भाई रात को 10 बज गए, तब ये टमाटर वाले के पास गया। टमाटर वाले ने बोला भाई 50 रुपए किलो टमाटर दे दूंगा तेरे को। वो बोला 30 रुपए में लूंगा। उनने कहा भाई 30 रुपए ले और नक्की कर, क्योंकि घर जाने का टाइम हो रहा है। ये टमाटर जैसी चीजें खराब हो जाती हैं, तो वो सस्ते में देने के लिए रेडी हो जाता है वहां पर, क्योंकि वो उसकी सप्लाई वहां पर जितनी कर रखी है वो उसको कैसे भी करके निपटाने की कोशिश करता है। समझ रहे हो? ये सप्लाई जल्दी चेंज नहीं करता। अच्छा, और देखो उत्सव भाई बताता हूं, और दूसरा मैटर देखो। हमारे यहां पर एक रिलायंस फ्रेश है। रिलायंस फ्रेश क्या करता है भाई, जो दूध होता है ना, भैंस का दूध आता है अमूल का और मदर डेयरी का 70 रुपए लीटर, और फुल क्रीम वाला आता है 66 रुपीज का लीटर, ठीक है। तो भैंस वाले दूध का एग्जांपल बताता हूं। मैं भैंस का दूध लेने गया तो 70 रुपए का लीटर मिला। अब उसकी एक्सपायरी डेट होती है 2 दिन की। मान लो 1 तारीख को आया है दूध वो, तो 2 तारीख की शाम को एक्सपायर हो जाएगा। तो 2 तारीख की शाम को वो दूध का रेट सस्ता कर देता है। पूछो क्यों? क्योंकि नहीं बिका तो वो 0, खराब, पूरा नुकसान। तो 70 की जगह लॉस में भी बेचना शुरू कर देते हैं बंदे उसको, क्योंकि ये पेरिशेबल गुड्स होती है। तो पेरिशेबल गुड्स की खास बात है, बंदे को बेचते हुए डर लगता है कहीं खराब ना हो जाए। तो इस वजह से पेरिशेबल गुड्स की बंदा सप्लाई आसानी से ना ज्यादा करता, बढ़ाता नहीं है, बहुत आसानी से चेंज नहीं करता, ठीक है। होगा फैजान, बहुत आसानी से चेंज नहीं करता। वो कहता है भाई मैंने बहुत बुरे दिन देखे हैं, ज्यादा सप्लाई कर दी, क्या पता मेरा माल नहीं बिका तो सारा खराब, इसलिए वो सप्लाई आसानी से नहीं बढ़ाता। तो पेरिशेबल कमोडिटीज की जो सप्लाई होती है वो इनइलास्टिक होती है, ठीक है, इनइलास्टिक होती है। चलो जी, यहां बच्चे बहुत कंफ्यूज थे, तो यहां फंसे हुए थे, तो भैया दिस इज द आंसर, राइट? ओके। वैष्णवी गुप्ता, ये अच्छे एग्जांपल कैसे दे लेता हूं? ये आप सबकी वजह से, सिर्फ आप सबकी वजह से, ठीक है ना। चलो जी भैया, हम कर रहे हैं क्वेश्चंस। ये लो जी, एक क्वेश्चन आया है। यहां देखो प्राइस किसी कॉमोडिटी का बढ़ता जा रहा है। एयरक्राफ्ट है कॉमोडिटी, 124, 140, 150, 160, 175, लेकिन सप्लाई ढीठ है, 28 पे ही है। सप्लाई नहीं बढ़ रही, यानी ऐसा है सप्लाई, प्राइस बढ़ रहा है और बढ़ गया और बढ़ गया, सप्लाई जितनी थी उतनी है। तो मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है। तो जब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है तो सप्लाई कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है। वाई एक्सिस मतलब प्राइस वाला एक्सिस, प्राइस दिखाते हैं ना, यहां पर कहीं लिखा है, ये लिखा वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, सी विल बी द आंसर। ओके, परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होगी।
कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं ही बताऊंगा आपको। कहता है इफ क्वांटिटी सप्लाइड इज एक्जैक्टली इक्वल टू रिलेटिव चेंज, रिलेटिव का मतलब यहां परसेंटेज है, चेंज इन प्राइस। कहता है अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस है, तो बताओ इलास्टिसिटी कितनी होगी? भाई 1 होगी, 1 होगी, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू बराबर है, तो आंसर 1 आएगा। तुम्हें याद भी आनी चाहिए इस कॉन्सेप्ट की जो मैंने आपको बताया था। कौन से वाला? ये वाला है ना, जब ये दोनों बराबर है, ऊपर नीचे सेम अमाउंट है, तो आंसर 1 आता है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस करने जरूरी हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 है, 0 मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस कर्व है। तो ऐसा कब होता है? जब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई होती है। भाई एक दूसरे के नाम है, अलग अलग नाम है, क्या जा रहा है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दे दो, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, कौन सा ऑप्शन यहां पर सेट बैठेगा? 45 सेकंड्स में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये आपके लिए। टाइम इज अप। प्रोपोर्शनेट चेंज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज। इलास्टिसिटी का आंसर एक से ज्यादा तब आता है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, है ना। तो देखो, जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, ए वाला विल बी द राइट आंसर। देख लेते हैं, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया है तो तुम्हें याद आ ही रहा होगा। बिल्कुल सही याद आ रहा भाई, अमनदीप सिंह टॉपर है यहां पर। चलो जी चलो जी चलो जी, कुछ बीच में आपके लिए लचकते से क्वेश्चन ले आया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि वापस कम बैक टू पवेलियन, अपने मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे आ जाओ। भैया एक मेथड मैंने आपको करा दिया, परसेंटेज मेथड, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन बेसिकली आने हैं। अब आएंगे पॉइंट मेथड पे। पॉइंट मेथड कहां पर यूजफुल है? भाई ये मेथड वहां यूजफुल है जहां तुम्हें इक्वेशन गिवन होगी। अब इक्वेशन तो मैं क्वेश्चन ढूंढ के निकालूंगा मॉड्यूल से ही, ठीक है। लो जी लो, तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 89 आपसे पूछ रहा है, देखो जी, कहता है इक्वेशन गिवन है ये सप्लाई फंक्शन की, मतलब सप्लाई की इक्वेशन गिवन है, जैसे डिमांड फंक्शन होता है सप्लाई फंक्शन भी है, इक्वेशन को ही बोल देते हैं। कहता है पॉइंट मेथड का इस्तेमाल कीजिए। वो नहीं भी बोलता तो भी यहां पॉइंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्राइस कमोडिटी का 15 दिया हुआ है। पहले तो हम एक काम करते हैं, यहां पर इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dp मल्टीप्लाइड बाय पुराना प्राइस अपॉन पुरानी क्वांटिटी। राज्य देखो, सबसे बड़ी भसूड़ी मैथ्स में इसको निकालने की होती है, दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। कैलकुलस जब तुम पढ़ते हो डिफरेंशिएशन में ये निकालते हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, जो भी आइटम प्राइस के साथ लिखा हो, जैसे कि 10 लिखा है तो इस पूरे की वैल्यू 10 है, खत्म कहानी। मल्टीप्लाइड बाय प्राइस p इतना दिया हुआ है 15 अपॉन क्वांटिटी तुम्हें निकालनी पड़ेगी। ये 15 प्राइस है ना, इसमें पुट कर दो -100 प्लस 10 इंटू 15, कितना आ जाएगा? -100 प्लस 10 को उससे करेंगे 150, तो आंसर आ जाएगा 50। ये माइनस का 100 और प्लस का 150, तो यहां आंसर 50 आ गया। अब काटा पीटी करेंगे लाल रंग से, 10 से 10 गई, 5 एकम 5, 5 3 15, आंसर आ गया 3। तो डी वाला विल बी द राइट आंसर। ओके है,
बहुत बढ़िया। हाँ नीलेश तू 3 बोल ले। पारुल क्या बात कर रही हो, 3 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 3 आंसर है तो तुम सही बोल रहे हो, ठीक है ना। चलो जी भैया, एक आधा क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। सप्लाई की इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं। मैं ही बताता हूं आपको। पॉइंट मेथड हो गया, आर्क मेथड पे आते हैं। आर्क मेथड पे आते हैं। लो जी, आर्क मेथड या इसको मिड पॉइंट मेथड, कुछ भी बोल दो। यहां पर प्राइस मान लो 10 से 20 दिया हुआ है आपको, क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 150 दिया हुआ है। तो आपको फॉर्मूला लगाना है मेरे कहने से, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाइड बाय दोनों प्राइस को प्लस कर दो, दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दो। इसको मिड पॉइंट मेथड पता है क्यों बोलते हैं? एक्चुअली हुआ क्या था कि ये दोनों प्राइस को कंसीडर करता है। दोनों प्राइस को प्लस करके 2 से डिवाइड किया, दोनों क्वांटिटी को प्लस करके भी 2 से डिवाइड किया, फिर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। तो बचता क्या है? ये डिमांड में मैंने बताया था इसलिए रिपीट नहीं कर रहा, ऐसे यही बचता है। तो बस तुम्हें यही याद रखना है, यही फॉर्मूला है। अपनी वैल्यूज को बहुत आसानी से पुट करो। डेल्टा क्यू क्या होता है? Q2 माइनस Q1, 150 में से 100 गया 50। डेल्टा पी 20 में से 10 गया 10। दोनों प्राइस को प्लस कर दो 10 और 20, दोनों क्वांटिटी को प्लस कर दो 100 प्लस 150। अब देखो जी 50 बटे 10 तो ये लिखा है, 10 और 20 हो गया 3030, 100 और 150 हो गया 250। काटा पीटी हरे रंग से करेंगे, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 3 बटा 5 आ गया, 0.6 आंसर है। बोलो सॉर्टेड। तुम तो मुझसे पहले निकाल के बैठे हो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा खेल रहे हो। क्या खेल चल रहा है, वाह 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 वाह। नीलेश, खुशी, देव, हीना, संदीप, अक्षरा, प्रियंका, पहल, आशुतोष, वाजा, अभय, शांति प्रिया, हरियाणा भी है, अनुज, दीपिका, हिमांशु, तन्वी, आलोक, दिव्या, अरमानदीप, सत्यम। नहीं भाई नहीं, सत्यम अभी छुट्टी नहीं है। भागवत सामंत पता ही नहीं, उठा नहीं मुझे लगता है ठीक है। विश्वा, माही, हाँ निखिल देखो देखो देखो, डोंट वरी। ठीक है जी, तीनों मेथड हो गए हैं, बेसिक यही मेथड रखना है आपके पास। अब आता है देखो जी डिमांड और सप्लाई का खेल। किसका? डिमांड और सप्लाई का खेल। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम। देख दोस्त, मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं बायर्स जो डिमांड करते हैं, मुझे माल चाहिए 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 चाहिए, साइकिल चाहिए, ऐसे बोलते हैं। दूसरे होते हैं सप्लायर जो सप्लाई करते हैं, है ना मुस्कान? तो जहां पर बायर्स की डिमांड और सप्लायर की सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो, उस पॉइंट पर दोनों हैप्पी होते हैं, तो उस पॉइंट को बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो दोस्त मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट या फिर मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहां पर मार्केट की डिमांड और मार्केट की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे कि ये सिचुएशन, मान लो ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, दोनों एक दूसरे के बराबर कहां है? इस सफेद रंग के पॉइंट पर। दिस पॉइंट इज कॉल्ड मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां पर कोई ना कोई प्राइस भी होगा, प्राइस लिखते हैं इस वाले एक्सिस पे, ये प्राइस। दिस प्राइस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। और यहां पर कोई ना कोई क्वांटिटी भी होगी, भैया कितनी क्वांटिटी सप्लाई करनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस हुआ जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो क्वांटिटी हुई जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं, और इक्विलिब्रियम पॉइंट वो पॉइंट हुआ जहां पर डिमांड सप्लाई बराबर होते हैं। सॉर्टेड है इतना?
इतना मामला सॉर्टेड है। ओके, दृष्टि नोट्स दिए हुए हैं उसमें से लिख लेना, सही है। तो इस बार के एमटीपी में, भाई मॉड्यूल में गिवन नहीं है, इस बार के मॉक टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ था। डिमांड की इक्वेशन लिखी हुई है 100 माइनस 5p, ठीक है। सप्लाई की इक्वेशन लिखी हुई है 400 प्लस 5p। अब बोलता है इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करो, इक्विलिब्रियम प्राइस कैलकुलेट करो। ऐसा दे दिया, तुम्हें फंसा दिया, फंसोगे नहीं, लब सर से पढ़े हुए हो। तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस वो प्राइस होता है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं, ठीक है जी। हां, एक चीज कर लेते हैं, इसको 7 कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, डिमांड की इक्वेशन लिखनी है 700 माइनस 5p, सप्लाई की भी इक्वेशन लिखनी है 400 प्लस 5p, दोनों को इक्वल रख देना है। अब ये माइनस का 5p है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 5p पहले से था ही, 5p और हो जाएगा, ये 400 वहां जाके माइनस हो जाएगा, 700 माइनस 400, इन दोनों का डिफरेंस 300, इन दोनों को प्लस करके आया 10p, तो p की वैल्यू हो जाएगी 300/10, यानी 3030 इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया। ये आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। मतलब मॉड्यूल में सॉल्व नहीं किया लेकिन पेपर में पूछ लिया, तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। अब यहां पर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी पूछ सकता था, मान लो उसने पूछी नहीं लेकिन पूछ लेता तो क्या होता। तो क्या करना था आपको दोस्तों, डिमांड और सप्लाई तो बराबर ही होगी ना, तो किसी भी इक्वेशन में इस प्राइस की वैल्यू पुट कर दो। मान लो इसमें कर देते हैं 700 माइनस 5, प्राइस की वैल्यू कितनी आई 3030, 700 में से 150, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 550 यूनिट्स, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते, सेम आंसर आता, ठीक है। क्लियर है? ओके, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। लेकिन भैया मैं तो ये मान गया जब डिमांड और सप्लाई बराबर है तब इक्विलिब्रियम है, लेकिन जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई होती है तब इक्विलिब्रियम है क्या, या डिमांड इज लेस देन सप्लाई है तब इक्विलिब्रियम है क्या? मैं बोलूंगा भाई देखो जी, बायर ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, सेलर ने उतना माल बनाया नहीं है, इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड या फिर शॉर्टेज, यानी डिमांड ज्यादा सप्लाई कम। कभी कभी होता है ना कि बहुत सारी डिमांड है, लोग सामान खरीदना चाहते हैं, लोग सामान खरीदना चाहते हैं लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं है, राइट? ओके, रिपोर्ट है। और कभी कभी डिमांड कम सप्लाई ज्यादा होती है, यानी लोग सामान नहीं खरीदना चाहते लेकिन प्रोडक्शन बहुत सारा है, ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई को हम प्यार से सरप्लस बोल देते हैं। सरप्लस मतलब बहुत सारा माल प्रोडक्शन कर रखा है भाई। दोस्तों देखो, पेपर में क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या आता है? प्राइस से रिलेटेड। कहता है जब ये एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होती है तो प्राइस पर कैसा प्रेशर पड़ता है। अब आपको रियल मार्केट देखना है। जब डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो सेलर को दिख रहा है कि लोग माल खरीदना चाहते हैं, लोग माल खरीदना चाहते हैं, लेकिन मार्केट में उसकी शॉर्टेज है। ऐसा कब होता है? जैसे कि 15 अगस्त पे पतंगों की शॉर्टेज हो जाती है, तो 15 अगस्त पे वो सेम डे सुबह सुबह रेट बढ़ा देता है, ठीक है। 14 अगस्त को रेट बढ़ जाते हैं, दिवाली पर पटाखों के रेट बढ़ जाते हैं, बकरीद पर बकरे के रेट बढ़ जाते हैं, क्रिसमस पे चॉकलेट और केक महंगे हो जाते हैं, न्यू ईयर पे चॉकलेट केक महंगे हो जाते हैं, वैलेंटाइन डे पे गुलाब वो फ्लावर होता है ना, वो महंगा हो जाता है। ऐसे में वहां डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस यहां पर बढ़ने लगता है। तो बोलते हैं प्राइस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर आता है। कौन सा प्रेशर? अपवर्ड प्रेशर। इस केस में प्राइस बढ़ने लगता है, बढ़ेगा प्राइस, राइट। लेकिन जब डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, भाई लोगों को माल चाहिए ही नहीं है, ओवर प्रोडक्शन हो रखा है ना। ऐसा ऐसा कभी कभी आता है, वो नवरात्रों के व्रत होते हैं, नवरात्रों के व्रत में लोग बहुत कम प्याज खाते हैं,
छोले भटूरे की रेडी पे भी जाओगे तो प्याज नहीं मिलेगा, वो कहता है नवरात्रे चल रहे हैं, मूली दे देता है प्याज की जगह, है ना। तो जानबूझ के लोग कुछ तो पैसा बचाने के लिए प्याज नहीं खरीदते, कुछ धार्मिक रीजंस की वजह से प्याज नहीं खरीदते, लोगों के व्रत होते हैं। तो प्याज और लहसुन इसकी डिमांड नवरात्रों में कम हो जाती है, कम हो जाती है। तो भैया सप्लाई ज्यादा रहती है क्योंकि प्रोडक्शन तो हो चुका है, तो ऐसे में वो सस्ते हो जाते हैं। तो ऐसे में प्राइस के ऊपर जो प्रेशर होता है वो डाउनवर्ड प्रेशर होता है, मतलब प्राइस कम होने लगता है, प्राइस कम होने लगता है, डाउनवर्ड प्रेशर, समझ लो। मतलब डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा, अब डिमांड कम है तो प्राइस कम होगा, तो प्राइस स्टेबल कहां होगा बाबा? प्राइस वहां स्टेबल होगा जहां डिमांड सप्लाई बराबर होगी। जहां बराबर है वहां मामला सेट है, सेट है मामला, जहां बराबरी है। ओके, इससे रिलेटेड मॉड्यूल के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है। तो क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहता है इफ डिमांड इज मोर देन सप्लाई, तो बताओ प्रेशर प्राइस पर कैसा होगा। 45 सेकेंड्स है, तुम्हारा प्रेशर भी आ रहा है तो बैठे बैठे तुम क्लास ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है है ना। चलो, हाँ फैजान भाई मैं बहुत देर से देख रहा हूं, लूंगा लूंगा लूंगा। अच्छा भाई सुधांशु भाई, वाह भाई वाह, दिल आ रहा है, दिल, आप लोगों का दिल, मेरा दिल ले गया जो ये आप रेस्पॉन्ड कर रहे हो ना, दिल, 9 दिल आ चुके हैं। अटेंडेंस लगाओ, दिल से अटेंडेंस लगाना, जरा देखते हैं कितने दिल आते हैं। वाह 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 भाई, बौछार हो गई, दिल की बौछार हो गई उस्ताद। चलो जी, मैं आपको बता देता हूं, जब डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है तो प्राइस के ऊपर अपवर्ड प्रेशर है, प्राइस बढ़ने लगता है। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। हाँ, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया है और जल्दी आंसर दिया। करण, मानसी, अरमानदीप, वाजा, अभय, गुलशन, लक्की, प्रियांशी, वेदांत, रजत और चंद्रमणि सुंदा। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। चलो जी दोस्तों, अब आपको एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, इस पे ध्यान देना। देखो जी, आप जानते हो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट, डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ाया था। जिसको नहीं पता वो अब दोबारा सुन लो। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? मान लो कंज्यूमर घर से निकला ये सोचकर कि 1,000 रुपए की जींस मिल जाएगी, जींस की पैंट, लेकिन जब वो मार्केट में एक्चुअली गया तो वो उसको जींस की पैंट 800 की मिल रही है, तो उसको 200 का जो बेनिफिट हुआ इसको बोलते हैं कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, वैसे तो यूटिलिटी को यूटिल्स में कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर आप उसको मनी में कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो यह भी पॉसिबल है। अगर आप कह रहे हो कि मैं 1,000 रुपए तक की यूटिलिटी है खर्च करने की मेरी, है ना, लेकिन जो उसका एक्चुअल प्राइस है वो 800 का है, तो 200 रुपए का जो डिफरेंस है वो कंज्यूमर सरप्लस है। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और डायग्राम के हिसाब से अगर कोई ऐसा डिमांड कर्व जो इस एक्सिस को टच कर रहा हो और यहां पर कोई प्राइस है जो तुम्हारा मन करे, तो जो प्राइस और डिमांड कर्व के बीच का एरिया होता है, ये एरिया, इस एरिया को कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। बात वही है। तो एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन, ये कंज्यूमर सरप्लस होता है। होता है नहीं होता, इतना तुम्हें पता है। तो अब मैं दोस्तों आपसे पूछना चाह रहा हूं एक नया कॉन्सेप्ट जो सामने आएगा, इट इज प्रोड्यूसर सरप्लस। क्या बोला मैंने? प्रोड्यूसर सरप्लस। भाई साहब सोचो, ये जींस बनाने वाला प्रोड्यूसर है, जींस बनाने वाला प्रोड्यूसर है, इसने 500 रुपए की जींस बनाई है, तो ये कम से कम इसको कितने की बेच सकता है? कम से कम 500 की बेचेगा, और महंगे से महंगी तो 5,000 की ही बेच देगा। तो दोस्तों इस 500 की जींस के अगर इसको 600 रुपए मिल गए, 600 छोड़ो 800 रुपए मिल गए, तो इसके मजे आ गए ना। कितना रुपया बच गया इसको? 300 बच गया, है ना। तो जितना पैसा इसको मिलता है वो एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट होता है, एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट।
और जितना ये मिनिमम अमाउंट, मिनिमम प्राइस मान लो, है ना, मिनिमम प्राइस इतने में बेच सकता था, लेकिन इसने बेच दिया 800 का, तो 300 का इसको प्रॉफिट हो गया ना। इस प्रॉफिट को ही बोल देते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। बस, ज्यादा नहीं जानना है इसको। इसको कैसे दिखाते हैं? मान लो ये सप्लाई कर्व है, ये 300 रुपए का, 800 रुपए का प्राइस है कोई, मान लो ये प्राइस है, ये सप्लाई कर्व है, तो प्राइस से नीचे और सप्लाई से ऊपर का एरिया, दिस इज योर प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, प्राइस के ऊपर का एरिया कंज्यूमर सरप्लस, प्राइस के नीचे का एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस। देखो कैसे मैं दोनों चीजों को एक ही डायग्राम में दिखाता हूं। ये देखो भैया, मान लो ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है। अब मैंने टच कर ही दिए वो एक्सिस पर, ये मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है जी, ये प्राइस है, ये प्राइस है। तो अब देखेंगे आप, प्राइस से ऊपर और डिमांड कर्व से नीचे का एरिया, ये वाला एरिया, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है जी, और प्राइस से नीचे और सप्लाई से ऊपर का एरिया, दिस इज कॉल्ड प्रोड्यूसर सरप्लस, पीएस। समझे? ऐसा पॉइंट जहां पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, ये मैक्सिमम हो, मैक्सिमम मतलब दोनों बेहद ज्यादा सरप्लस कमा रहे हो, उस पॉइंट को बोलते हैं सोशल एफिशिएंसी। सोशल एफिशिएंसी मॉड्यूल में एक टॉपिक है, सोशल एफिशिएंसी क्या होता है। तो सोशल एफिशिएंसी वो पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस को टोटल कर दो तो मैक्सिमम हो जाए। इन दोनों के टोटल को बोलते हैं टोटल सरप्लस या फिर सोशल सरप्लस। सोसाइटी में दोनों ही लोग हैं ना, कंज्यूमर भी है और प्रोड्यूसर भी है, तो सोशल सरप्लस बोल दिया इनके टोटल को। तो ऐसा कहा जाता है, रेवेन्यू को बाद में बताएंगे दीक्षा, ऐसा कहा जाता है कि जब मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है तो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस दोनों मैक्सिमम होते हैं, दोनों मैक्सिमम होते हैं। देखो सोशल एफिशिएंसी क्या होता है? सोशल एफिशिएंसी रिप्रेजेंट अ सिचुएशन वेयर नेट गेन टू सोसाइटी, नेट गेन टू सोसाइटी मतलब जितना भी सोसाइटी को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर सरप्लस प्लस प्रोड्यूसर सरप्लस इज मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस तुम्हें पता ही है कि कंज्यूमर के वेलफेयर का एक मेजर है कि कंज्यूमर कितना खुश है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरिया बिलो डिमांड कर्व एंड अबव प्राइस लाइन, ऐसे ऐसे, प्राइस और डिमांड, डिमांड से नीचे प्राइस से ऊपर, राइट। अब आता है प्रोड्यूसर सरप्लस, नया कॉन्सेप्ट। ये प्रोड्यूसर को कितना बेनिफिट हो रहा है ना, ओवर एंड अबव। कि भाई मान लो कि कम से कम उसकी कॉस्ट कितनी है जींस को बेचने की, वो चाहता है कि 500 की बेच दूं, क्योंकि 500 का उसने बनाया है तो कॉस्ट हो गई, है ना। उसने सेल की है वो जींस 800 की, तो सेलिंग का प्राइस उसका 800 है, तो सेलिंग प्राइस में से आप उसकी कॉस्ट माइनस कर दो जितनी भी उसको पड़ रही है। इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। और इसको दिखाते कैसे हैं? ये सप्लाई कर्व और ये प्राइस लाइन, तो प्राइस से नीचे सप्लाई से ऊपर का जो एरिया है वो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। एसपी का मतलब मैंने सेलिंग प्राइस बोल दिया। ओके, रिपोर्ट है। तो ये मॉड्यूल में दिया हुआ है दोस्त, ठीक है। और चलो अब आपसे बातें कर लेते हैं, थोड़ी सी डाउट्स भी हैं आपके, वो भी सॉल्व कर देते हैं। चीजें मैं अब रिपीट भी कर देता हूं जो जो आपको चाहिए, ठीक है जी। हाँ जी, रुशील कह रहा है सर आज एक क्वेश्चन की वजह से रैंक ना आए बट आंसर इनइलास्टिक था। हाँ, मैं समझ गया, वो पेरिशेबल वाले में ना रुशील वहां फंस गए है ना। रवीना जल्दी मिल जाएगी, मिलनी शुरू हो गई है सबको। प्रोड्यूसर सरप्लस सुमंत दोबारा समझा देता हूं। अगर प्रोड्यूसर उम्मीद कर रहा है कि उसको 500 रुपए मिल जाएंगे जींस बेचकर और उसको मिल गए 800, कभी कभी ऐसा होता है ना, क्योंकि 500 का माल बनाया है तो कम से कम वो 500 में बेचना चाहेगा ही चाहेगा, है ना। थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये डिफरेंस प्रोड्यूसर सरप्लस है। इक्विलिब्रियम शोभित वो सिचुएशन है जहां पर डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं। ये इक्विलिब्रियम किसका है? ये मार्केट का इक्विलिब्रियम है।
इसका मार्केट का, कंज्यूमर का नहीं है। ठीक है, धीरज कुमार डायग्राम, ये डिमांड कर्व, ये सप्लाई कर्व, दिस पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, जहां पर कुछ इक्वल है, डिमांड सप्लाई इक्वल है। हाँ वैष्णवी, इतना सबका डिफरेंस है 8 सेकंड का तो। ठीक है, सुमित मिश्रा, आज करता हूं भाई, आज करता हूं, 1 सेकंड दो, फिर जरा लगाते हैं सिस्टम। चलो, इक्विलिब्रियम प्राइस फैजान वो प्राइस है जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह रहा प्राइस, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ नहीं आया रोहित हजारी, ऐसे लिखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन। जशन बोल रहा है 3, 39, 65 और 120। 120 से चलते हैं भैया, 120 नंबर का क्वेश्चन बोला है भाई ने, वाह भाई ने बोल दिया। 110 पे तो आई ना, बच्चे ने पूछ लिया भाई 120 को, अरे वे 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 आजा 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 आजा, ये रहा। अच्छा ये बोल लिया भाई, डिमांड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया उस्ताद आपने तो। कहता है रिसेशन का टाइम चल रहा है, ठीक है, इकोनॉमी के अंदर बहुत बेरोजगारी है और लोगों के पास पैसा भी कम हो गया है, इनकम कम हो गई है, तो नई कार की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? अबे बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, रिसेशन है, मतलब सब कुछ खराब चल रहा है, लोगों की इनकम कम है, तो डिमांड गिर जाएगी ना। डिमांड गिर जाएगी तो राज्य डिमांड कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तुम कहां इस पे भटके हो? ठीक है, और कौन सा था, मुझे दोबारा देखना पड़ेगा। 39 तो था, लेकिन उससे पहले कोई बीच में आ रहा था तो कहां गया भाई? अरे यार मेरे से मिस हो गया उस्ताद, कोई नहीं, 39 भी था, उस पर भी आओ। भाई ये कह रहा है, क्लास के अंदर कराया हुआ क्वेश्चन है, कहता है एक बंदे को आदत है स्टैंप कलेक्शन की, स्टैंप कलेक्शन है ना, कुछ बंदों को आदत होती है, मैंने तो देखी नहीं किसी के पास, भयंकर का भी रुक जाओ, मैंने तो देखी नहीं कि किसी को स्टैंप कलेक्शन की आदत होती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ लोगों को होती है, किसी किसी बंदे को सिक्के पुराने कलेक्ट करने की आदत होती है। तो ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है ना, ये एक्सेप्शन है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? कंजम्पशन बढ़ाओगे तो एमयू कम। अब यहां पे जितनी ज्यादा स्टैंप कलेक्ट करोगे आपको उतना मजा आएगा, एमयू कम नहीं होगी। ऐसे में आपकी हॉबी हो सकती है, हॉबी हो सकती है, राइट, ओके। आओ जी आओ, एक बार वीडियो कॉल पे बात करें। कह रहा है अंश, कह रहा है सर आपका पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा है, थैंक यू। हाँ रितिका जैन, अभी करते हैं। हाँ आदित्य, हो सकता है कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस एक साथ हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। मान लो प्रोड्यूसर ने कोई माल 500 का बनाया, कंज्यूमर को लगता है कि ये माल के लिए 1000 रुपए देने चाहिए, तो देखो इसका माल 800 का बिक गया, तो भाई इसको 300 का सरप्लस हो गया, ये 1000 देने के लिए रेडी था, इसको 200 का सरप्लस हो गया, दोनों को हो जाता है, दोनों को एक साथ हो जाता है। आज शिवम कर सकते हो, ज्यादा बेनिफिट है। इज प्रॉफिट ऑफ प्रोड्यूसर इज इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस? नहीं नहीं अंचला, ये अलग है, ठीक है। क्या बोला मनोज भाई ने? 784 104। चलो जी, अब किसके आसपास है हम? 104 पे चलते हैं, पहले 84 पे आ गए, चलो। ए भाई यार मजे लेने के लिए डाउट पूछ लिया क्या? भाई बोल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड बाय, किससे डिवाइड करते हैं? परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। अभी कराया यार, खेल रहे हो क्या? आ गया सी वाला आंसर, ये मॉड्यूल अभी कराया क्या है यार, कुछ बच्चे ऐसे भी। लैग आ गया, लैग आ गया क्या? कोई नहीं यार, लैग आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लैग भी आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो मैंने भी कराया भी था आपको। आप देखो मेरी बात सुना जरा ढंग से, जो आपसे कहना चाहता हूं मैं। देख दोस्त, वीडियो कॉल तो करूंगा, आप बात समझो। आई विल नॉट गिव नोट्स, ये लिख रहा हूं,
फॉर एवरी चैप्टर। अगर मैं सबके नोट्स दे दूंगा तो आपको नुकसान हो जाएगा। मेक योर सेल्फ नोट्स, अपने सेल्फ नोट्स बनाओ या मेक नोट्स योर सेल्फ। ये कैसे बनाओगे? अभी आपको आइडिया नहीं है, तो आइडिया नहीं है तो आप कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, क्योंकि मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको चैप्टर 2 के तीनों यूनिट के, यूनिट 1 के भी, यूनिट 2 के भी, यूनिट 3 के भी मैंने नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं आपको। इसको कॉपी करके कर लो भाई। अभी तुम्हें आइडिया नहीं होगा क्योंकि नए नए फाउंडेशन की तैयारी करने लगे हो ना। मैं आपको चैप्टर 3 के भी नोट्स दे दूंगा, लेकिन इसके बाद नोट्स नहीं दूंगा भाई। इसके बाद आई विल नॉट गिव नोट्स फॉर एवरी चैप्टर, मैं नहीं दूंगा नोट्स। इसके बाद ध्यान रखना, तुम्हें खुद आदत पड़ जानी चाहिए कि नोट्स कैसे बनाने हैं। अब नोट्स हर बच्चे की अलग अलग आदत है। कोई बच्चा क्लास के साथ साथ लिखता है, थोड़ा फास्ट बच्चा होता है वो। कोई बच्चे जब क्लास खत्म हो जाती है तब वो लिखना शुरू करते हैं, है ना, तब होता है। चलो जी, वीडियो कॉल की बात आती है। सबसे भाई क्रिश को कॉल करते हैं। क्रिश भाई, ये लो जी, क्रिश को मिला दिया। ठीक है जी। रितिका जैन नहीं है यहां पर, रितिका जैन की रिक्वेस्ट आई थी अभी, तो देखते हैं बच्चे उठाते नहीं उठाते। नीलेश भाई को मिला दिया, मयंक को मिला दिया, युगांक भाई डाउट बोल रहा था ना। चलो जी, भाई डाले ललित भाई, मीना, श्वेताक्षी। हाँ, श्वेताक्षी का गुस्सा जो था बीएम वाला मैं सुन लेता हूं जरा, मुझे बता सकती हो। जूही, फैजान भाई का भी डाउट था, सीधी सीधी बात हो जाएगी तो मजा आ जाएगा। देखते हैं कौन बच्चा आया। मयंक जी ने उठा लिया है फोन, है ना। वीडियो कैमरा चालू कर लो उस्ताद। ये मोबाइल एप्लीकेशन पे ही कॉल आ रही होगी, ये लैपटॉप पे कॉल नहीं आ रही होगी शायद। मयंक जी यहां पर लाइव है, ललित भी आ गए हैं, तो मयंक जी से बात करूंगा पहले। मयंक, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? कैसे हो मयंक आप? कहां से हो आप? ग्वालियर से? अच्छा, और कैसे, सब ठीक ठाक है घर में? पढ़ाई अच्छी चल रही है? आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? अच्छा, तो बैकलॉग कैसे कवर अप करोगे जरा बताओ मुझे। और संडे भी आप यूटिलाइज कर सकते हो ना। और जैसे मान लो किसी टीचर की छुट्टी है, फॉर एग्जांपल अभी कुणाल मंधानिया सर की क्लास नहीं होगी 2-3 दिन, वो पटना जाएंगे मैराथन में, है ना, तो हाँ, वो उस क्लास की जगह बैकलॉग क्लियर हो सकता है। रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो 1.5 की स्पीड पे, है ना, 1.25 की स्पीड पे, है ना। आपके मम्मी पापा साथ में है? अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाहते हो आप मुझसे, बताओ। ये देखना, आप अपनी रेगुलर क्लासेस मत छोड़ना। कई बच्चे क्या करते हैं ना, बैकलॉग कवर अप करने के चक्कर में वो सोचते हैं पहले पुराने वाला कवर कर लूं, और वो लाइव क्लासेस छोड़ देते हैं। अब छोड़ देते हैं ना तो वो और बड़ा बैकलॉग हो जाता है। ठीक है, तो इसको चलते रहने देना। हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि मान लो मैथ्स का बैकलॉग है,
तो मैथ्स के बैकलॉग में थोड़ा फर्क पड़ सकता है कि हाँ तुमने पुराना नहीं किया तो नया शायद समझना है ना। हाँ लेकिन इको में ऐसा नहीं होगा। हाँ और इको मैं बताता हूँ 5 चैप्टर्स तो आपको लगेंगे हल्के हैं, असली जलजला आपको छठे चैप्टर से देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी मतलब पहले एक्चुअली जो ये सब्जेक्ट होता था वो सीए इंटर में होता था, अब ये फाउंडेशन में आ गया। चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 10 तक का मटेरियल, तो आपको वो पढ़ के आइडिया होगा कि इंटर में कैसी पढ़ाई होती है। हाँ ठीक है ना मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके यार, ऐसी बात करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। ललित जी बोल रहे हैं? हाँ युगांक भाई क्या हाल है? मैं देख नहीं पाया आपको, आप कैमरा चालू करो ना। हाँ ये हुई ना बात, ये बात। कहाँ से हो युगांक आप? नहीं आपको मेरे को देखना है, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ कहाँ से हो? बाड़मेर राजस्थान? वाराणसी? ओहो, काशी, बनारस। हम्म। और सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है? बताओ क्या कहना चाहते हो। हाँ हाँ बीकॉम स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से कर लो, ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। यही देखो, अब मैं तुम्हें बोल दूंगा यार सीए के साथ बीकॉम है ना सोल से कर लो, ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। दूसरा बच्चा बोलेगा सर मतलब मैं रेगुलर से कर रहा हूं वो बेकार है क्या? अरे नहीं, आप जितना कंफर्टेबल फील कर सकते हो उतना कंफर्टेबल फील करो। सबका अलग तरीका होता है। बस मैं तो ये कहूंगा सीए बनने के बाद कोई ग्रेजुएशन की डिग्री पूछेगा नहीं तुम्हारी, लेकिन फिर भी ठीक है, लोग बैकअप के तौर पर करते हैं ग्रेजुएशन, तो इट इज गुड कि ग्रेजुएशन कर लो। ओपन से करोगे तो तुम ज्यादा टाइम सीए को दे पाओगे। हाँ कर लो इसको कर लो। मैं आपकी लाइव चैट भी पढ़ रहा था, आप कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा यही पूछ रहे थे। और घर परिवार में सब बढ़िया? सब मस्त है ना? मस्त चलना चाहिए भाई। चलो युवांक फिर बात करते रहेंगे। थैंक यू। ओके ओके। ललित भाई है क्या? ललित जी आपको आवाज आ रही है? लगता है भाई ललित जी यहाँ पर। हाँ जी, तो यार आपका चेहरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा मुझे? ये बात ललित भाई, सुबह सुबह मस्त नहा धो के, बहुत बढ़िया। क्या कान में, अच्छा मेरी क्लास में तुम्हें ईयरफोन की जरूरत पड़ती होगी, कोई सुन ना ले इधर उधर। सारी क्लास ईयरफोन से देखते हो? अच्छा। और कहाँ से हो आप? दिल्ली में कहाँ से? अच्छा द्वारका सेक्टर 26 से हो। चलो बढ़िया है, द्वारका में तो अच्छा एरिया है ना? हाँ। तो सुनाओ, आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छा, कुछ कहना चाहते हो? यार मैं दो मैसेज तुम्हारे थ्रू पहुंचाना चाहूंगा बच्चों तक। एक तो ये, किसी किसी बच्चे का अगर पोल लेट आ रहा है या पोल नहीं भी चल रहा है, किसी किसी बच्चे के साथ हो रहा है, जैसे कि कोई लैपटॉप पे ले रहा है तो उसका तो पोल नहीं चल रहा होगा, या चल कोई भी प्रॉब्लम, मतलब पोल के साथ प्रॉब्लम है, तो यार ये प्रॉब्लम बहुत सेकेंडरी है, तुम पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। है ये कोई मेन प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी मेन बात आपसे कहना चाहता हूं मैं, कि जो नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं वो नोट्स अपने हाथ से ना पेन चलाकर कॉपी में लिखो, कॉपी करो उसको। आप कर रहे हो ललित भाई ऐसा? दिखाना जरा।
कैमरा तो ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं, फोन छोड़ दो ना, 2 मिनट में उठा लाओ, यहीं रखे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, फोन छोड़ दो यहीं पे। कॉपी दिखाओ, जैसे अपने मुंह की जगह कॉपी रखो ऐसे सामने। अच्छा अच्छा, वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छा काम करते हो, आपसे मिलकर खुशी हुई। यू आर द गुड पर्सन। ललित भाई ऐसे ही नोट्स बनाते रहोगे तो बढ़िया चलती रहेगी तैयारी, और ऐसी तैयारी करते रहो। कुछ कहना चाहते हो? ठीक है भाई, मजा आया आपसे बात करके, और आगे बात करते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, और कोई बच्चा है? भाई मिला दिया इतने बच्चों को उस्ताद। क्रिश भाई ठाले फोन, क्रिश भाई इतनी बार मिला दिया, कृष्णा जैन को भी मिला दिया, पिताक्षी नहीं उठा रही, स्वप्निल जी को मिला दो, रजनी को मिला दो, शगुन को मिला दो, कोई तो आ जाए, सलोनी को मिला दिया, सुधांशु भाई, सलीना, जाकिर भी है, दीक्षा भी है, सत्यम भी है, उपलक्ष्य त्रिपाठी, प्रियांशु गर्ग, जानवी पाटिल, सबको मिला दिया भाई। देखते हैं किसकी किस्मत बज रही है, किससे बात करेंगे। मेरे को लग रहा है कि सुबह सुबह शायद कोई करेक्शन एरर है। उपलक्ष्य भाई ने उठा लिया है। उपलक्ष्य भाई क्या हाल है आपके? मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। हाँ वेरी गुड, कहां से हो उपलक्ष्य जी? वाराणसी। अरे वाह, वाराणसी पे हो तो माहौल तो सुबह बढ़िया बढ़िया होता है वहां पर, है ना? आप बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? सर पढ़ाई अच्छी चल रही है सर, मेरा एक डाउट था। हाँ सर जैसे आईसीआई का मैंने रजिस्ट्रेशन किया था, हाँ, मैं मेरा ना सिग्नेचर और फोटो उसको अपडेट करने को बोला था। करेक्शन विंडो आई थी। हाँ करेक्शन, तो मैंने उसको बाद में कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद भी अभी 4-5 दिन हो गए, लेकिन अभी मेल कोई आया नहीं। वो 10 दिन में आया, 10-15 दिन लग सकते हैं। और बुक सर कैसे ऑर्डर करें, अभी हो सकता है या फिर जब तक कंफर्मेशन आएगा तब? कंफर्मेशन देखो, बुक्स के लिए तो तुम्हारे पास मेल पे कूपन कोड आया होगा, और नहीं आया तो अभी वो उसको आने में भी कई बार 20 दिन भी लग जाते हैं, 1 महीना भी लग जाता है यार, गड़बड़ी हो जाती है। इसीलिए सर जो पीडब्ल्यू वाली बुक जो आई थी, आप नोट पढ़ रहा हूँ अभी, और अपने से नोट्स बना। अच्छा, उसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो ई बुक में अपडेट कर दिया भाई वो। नहीं सर, मतलब इकोनॉमिक्स 11-12 में जो पढ़ा था ज्यादातर अभी सिमिलर चल रहा है सर। अच्छा, लग रहा है तुम्हें सिमिलर है यार, लेकिन 11-12 में तो तुमने क्रॉस इलास्टिसिटी नहीं पढ़ी थी, इनकम इलास्टिसिटी नहीं पढ़ी थी। इलास्टिसिटी नहीं, और सर डिमांड और सप्लाई का। हाँ सर उसके बाद जो हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि हाँ सिमिलर सिमिलर से लगते हैं, है ना? चलो बहुत बढ़िया चल रहा है। नोट्स बना रहे हो आप? यस सर, यस। अच्छा, बैकलॉग, वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। बैकलॉग वगैरह तो नहीं चल रहा? बैकलॉग नहीं है सर, स्टार्टिंग। वेरी गुड, ऐसी तैयारी करते रहो उपलक्ष्य भाई, बात करते रहेंगे, कोई दिक्कत हो तो बताना। ठीक है ब्रो, ओके, बाय बाय। हाँ जी, एसके, क्रिश, सुधांशु, 2-2 बार सुधांशु को मिला दिया, बताओ। अरे उठा ले फोन तो, उठा ले, कबीरा स्पीकिंग। 20 करोड़ रुपए मुझे चाहिए। ऐसे तो नहीं बोल रहा मैं। हाँ ये बात, किसकी आवाज आई है? हेलो सर, मैं जाकिर बोल। कौन बोल रहे हो? जाकिर बोल रहा हूँ। जाकिर भाई कहाँ दिखाई तो दे नहीं रहे तुम इसमें। सर देखिए एसके करके आए हो ना, तो शक्ल तो दिखाओ। जी सर। हाँ भाई, तब बात बनेगी ना। ये बात, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हो? बढ़िया, ये तो फुल है, मस्त क्वालिटी के हेडफोन वेडफोन लगा के पूरी बुम्बास्टिक तैयारी चल रही है। क्या पढ़ाई चल रही है, डीजे चल रहा है? नहीं सर, रास्ते में शोर बहुत ज्यादा है ना।
अच्छा, और घर रोड साइड पे, तो इस वजह से हेडफोन लगा लिया। हाँ मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। कहाँ रहते हैं वैसे आप? हम वेस्ट बंगाल में रहते हैं। वेस्ट बंगाल में? भाई बहुत, मैंने यार वेस्ट बंगाल में एक बात सुनी है, क्या ये सच है या झूठा आप बताना। कलकत्ता के बारे में सुनी है, वो एक रास्ता सड़क कहते हैं, सुबह जिस सड़क से जा रहे हैं शाम को वो चेंज हो जाता है रास्ता, उससे आना पड़ता है। हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना, बट अफवाहें हैं थोड़े बहुत। ऐसा है? हो सकता है। चलो तैयारी की बात करते हैं। नोट्स बना रहे हो? हाँ जी सर। बैकलॉग है? वाह भाई वाह 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 वाह। नहीं। चलो बहुत बढ़िया, सारे सब्जेक्ट बढ़िया चल रहे हैं। हाँ। न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या आप? थोड़ा वक्त निकालते एक बार दो बार हो जाता है। टाइम लगता नहीं ना। हाँ, ये भी है, दर्द कोई सीए वालों का समझे। दुनिया ऐसे ही बोलती है, कितना हार्डवर्क करना पड़ता है ना। तो कुछ कहना चाहते हो भाई? नहीं, आप जो पढ़ा रहे हो बहुत ही अच्छे से पढ़ा रहे हो, समझ में भी आ रहा है बहुत अच्छे से। एक्चुअली यही प्यार चाहिए। हाँ। ठीक है जाकिर भाई, बात करते रहेंगे, मिलते रहेंगे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, कोई बच्चा है क्या? चलो कोई बात नहीं, नोट्स आर गिवन, इसको कॉपी कर लेना। ऐसे ही अपनी बातों का सिलसिला बढ़ा के रखेंगे, बातें करते रहेंगे दोस्तों। बस मुझे जो चाहिए, प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्यार पूरा प्रॉपर बरसना चाहिए भाई, प्यार के हम भूखे हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद। एक मिनट सुन लो मेरी बात, एक मिनट सुन लो, एक बात कहनी है तुमसे। आज 24 मई है, 25, 26, 27 तारीख को मंडे है, तो 27 तारीख को क्लास नहीं होगी। लीडर बोर्ड भी दिखा देता हूं, लीडर बोर्ड। हाँ 27 को क्लास नहीं होगी मंडे को। टॉप पे राहुल जी हैं, फिर मानसी, फिर अथर्वा, फिर हर्ष, हरियाणा सरकार भी आ गई है 5वें पे, अनुष्का, नेहा, रचित, राहुल, प्राची। मुझे लग रहा है जो हरियाणा सरकार है ना, पहले दिल्ली सरकार थी, है ना, नाम बदल दिया। या ऐसा नहीं है तो फिर वीडियो कॉल पे बात करके जानेंगे। ठीक है, लव यू एवरीवन, बाय बाय, टाटा टाटा टाटा।